हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज हैं, शिकायतें हैं, नाराज़गी है। बिल्कुल मैं उसे जायज़ समझता हूं और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूं आपसे कि काफ़ी डिले हम लोग चल रहे हैं पीटी 365 में, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम 26 मई को है। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, जिसमें अभी केवल मैंने बस पॉलिटी को ही कवर किया है, जिसमें इकोनॉमिक्स के भी 2 लेक्चर हुए हैं और अभी भी 2 लेक्चर लगेंगे हमारे। क्योंकि इन सबके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, प्री और मेंस की जो मैं नोट्स तैयार कर रहा था, जो कि हैंड रिटन नोट्स से उनको कंपाइलेशन करना था, उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो गया था। लेकिन अब वो भी चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट, जिसकी मैंने कल आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दी थी कि सारे नोट्स तैयार हो चुके हैं। अब उनकी आज से क्लास शुरू हो रही है। हालांकि होनी थी मंडे को ही क्लास, लेकिन मैं दिल्ली भी गया था तो वहाँ पे कुछ नोट्स मेरे बचे हुए थे जो कंपाइल करने थे। तो अब सारी क्लासेस हो चुकी हैं, मतलब नोट्स वगैरह की तैयार। अब हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे और पीटी 365 की भी क्लासेस अब मैं एक दिन में कोशिश करूंगा कि 2 सब्जेक्ट चलाऊं, एक एनवायरमेंट भी और साथ में आपका इकोनॉमिक्स भी। तो आपकी जो नाराजगी है वो प्लीज प्यार में बदलिए, ताकि सपोर्ट कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कहने का मौका ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं सब चीजों के साथ। अगर चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, और साथ में इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहले लेक्चर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करेक्ट किया, फिजिकल पॉलिसी भी कंप्लीट कर ली थी, और साथ में हम लोगों ने लेबर एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ा था कि क्लाउडिया गोल्डिन को जो महिला श्रम बल की बात थी उसके रिलेटेड क्यों क्यों कॉन्सेप्ट थे, क्या क्या पॉइंट थे, उनको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग शुरू करेंगे गिग इकोनॉमी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर आपके सामने गिग इकोनॉमी के बारे में बात होती है। देखिए, गिग इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो जैसे कि आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है जो नौकरियां होती है, जिसे हम लोग संविदा की नौकरी कहते हैं, उसी में अब एक नई टर्म्स जुड़ चुकी है गिग इकोनॉमी। असल में आपको 2 नौकरी देखने को मिलती है, एक होती है सरकारी नौकरी और एक होती है प्राइवेट नौकरी। बस फर्क क्या होता है कि सरकारी नौकरी में आपकी फिक्स सैलरी हो जाती है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है, आप किसी भी परिस्थिति में रहोगे आपकी नौकरी की सैलरी रेगुलर आती रहेगी। जैसे आपने कोविड के दौरान देखा, बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो घर पर भी थे, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी जो है कि हर मंथ आ रही थी। जबकि वहीं आप प्राइवेट सेक्टर के लोगों को देखोगे तो उनको बहुत सारे लोगों की नौकरी को छोड़ना पड़ गया। बहुत सारी कंपनी जो है कि अपने कर्मचारियों को बाहर कर दिया, निकाल दिया कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, क्योंकि हमारा जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो हम कहाँ से जो है करेंगे। इसलिए और कुछ जो अच्छे कैटेगरी के जो एम्प्लॉय थे, उनके जो फेवरेबल थे, उनको वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया, लेकिन उनकी भी सैलरी को हाफ कर दिया गया। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है आपको, पॉलिसीज वगैरह, बीमा वगैरह। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसी का दूसरा नाम होता है गिग इकोनॉमी, जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम करते हैं संविदा के रूप में। कि मतलब कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को हायर किया कि भाई तुझे 1 साल तक मेरे साथ काम करना, मैं 1 साल का आपको 1 लाख रुपए दूंगा और इसमें मेरा ये काम है, आपको 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। तो वो व्यक्ति अगर तैयार हो जाता है तो 1 साल बाद जब वो काम छोड़ देगा तो ऐसी स्थिति में वो फिर बेरोजगार हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। तो चलिए डिटेल से हम समझते हैं कि गिग श्रमिक से जुड़े हुए कई मुद्दे अभी सामने आ रहे थे, जिसमें पता चला कि ब्लिंकिट जो कंपनी थी, ब्लिंकिट कंपनी आपने देखा होगा कि अभी नया एडवर्टीजमेंट चल रहा था, जो क्या करते हैं कि वस्तुओं को आदान प्रदान करते हैं, सामान को डिलीवरी वगैरह करते हैं, ब्लिंकिट कंपनी फूड डिलीवरी वगैरह करते हैं ना, और उनमें श्रमिकों की हड़ताल हो रही थी। वैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इनके भी राइडर्स ने प्रदर्शन किया था। स्विगी और जोमेटो क्या एक तरीके से फूड वाले डिलीवर बॉय होते हैं जो आपके खाना वगैरह को पहुंचाते हैं, अगर आप कहीं दूर रह रहे हो या रेस्टोरेंट से, होटल से खाना मंगाते हो तो। अब यहीं पे हम गिग अर्थव्यवस्था और गिग श्रमिक, यानी इन श्रमिकों के द्वारा जो एक अर्थव्यवस्था खड़ी की जा रही है, उसी को हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। अब अगर हम गिग अर्थव्यवस्था की पहले बात करें तो ये एक ऐसा बाजार होता है जहां पे रोजगार सामान्यतः क्या होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि रेगुलर होता है, आप 60 साल बाद ही रिटायर होगे, 62 साल बाद रिटायर होगे। लेकिन सामान्यतः जो गिग इकोनॉमी वाला होता है, कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है, यहाँ पे रोजगार अस्थायी होता है, और इसके अंतर्गत जो संगठन होते हैं वो अल्पकालिक नियुक्तियों के लिए मुक्त श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो कंपनी होती है, जो बिजनेस कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करते हैं, कुछ श्रमिकों के साथ एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई आपको हमारा ये काम करना होगा, इसके लिए आपको हम इतने पैसे देंगे और इतने समय में आपको ये पूरा करके देना होगा। और गिग श्रमिक किसे कहते हैं, जिन्हें सामान्यतः व्यापक तौर पे हम क्या कहते हैं, निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक होते हैं प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक, एक होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक। दोनों में अंतर हो जाता है। जैसे प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करते हैं, ऐप के माध्यम से, या फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भोजन वगैरह ऑर्डर करना है या कहीं आपको राइड करनी है, तो आपने ओला को बुक कर लिया, ठीक है, या रैपिडो को बुक कर लिया, तो आपने क्या किया, अपने घर पे ही बैठे बैठे एप्लीकेशन के थ्रू आपने इसको बुक किया। इट मींस कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से
आपने बुकिंग कर ली। इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक, क्योंकि वो लोग हैं तो गिग रूप में, क्योंकि उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है कि हाँ आपको, बस उनका कमीशन बेस्ड होता है। मतलब ओला में जो है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ओला के ड्राइवर से कभी बात करोगे तो वो कहेगा सर मुझे इतना परसेंट मिलता है, बाकी इतना परसेंट कंपनी को देता हूँ। जोमेटो वालों से बात करोगे जो आपके यहाँ भोजन लेके आते हैं, स्विगी वालों से पिज्जा वगैरह लेके आते हैं, तो आप अगर उनसे बात करोगे तो वो बताएंगे सर इतना प्रतिशत होटल वालों का चला जाता है, रेस्टोरेंट का इतना प्रतिशत जोमेटो कंपनी का, बाकी बचा हुआ मेरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमाते हैं। और अगर किसी दिन ऐसा होता है कि इनको कोई ऑर्डर ही ना मिले, इट मीन्स कि वो गाड़ी कैब वाला जो ओला कैब है, उबर कैब है, वो खड़े रह जाएंगे अगर, तो उनका कोई पैसा भी नहीं बनेगा उस दिन। और नॉन प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो सामान्यतः वेतनधारी होते हैं और ऑन अकाउंट वर्कर्स होते हैं। ये पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही होते हैं। कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं सैलरी मिलती है इनको, एक महीने के बाद पूरा एक महीना काम करेंगे उसके बाद इनको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन ये होते कैसे हैं, पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, फुल टाइम भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, अगर इनको जब चाहे तो वो नियोक्ता क्या करता है, हटा सकता है। लेकिन बात आती है कि ये गिग इकोनॉमी बढ़ क्यों रही है, क्योंकि हमारे भारत में रोजगार का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार आप देखोगे बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अभी 17 मार्च को झारखंड पीसीएस का था, वो भी पेपर लीक हो गया। 15 मार्च को बिहार का था एक टीचर वैकेंसी, वो भी 14 मार्च को लीक हो गया। 11 फरवरी को आरओ एग्जाम था, री एग्जाम होना है, क्योंकि 11 फरवरी को लीक हो गया। इट मीन्स कि यहां पर देखोगे कि भारत में बहुत सारे राज्यों में परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, और हो भी रही हैं तो उसके लिए कंपटीशन बहुत है। ऐसी स्थिति में उम्र निकल जाने के बाद लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। तो इस वजह से भी गिग इकोनॉमी बढ़ रही है। पहली चीज कि इंटरनेट तक व्यापक पहुंच हो रही है, यानी बहुत सारे ऐसे आपको काम मिल रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इसलिए भी लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं कि घर बैठे ही सारा काम करना होता है। दूसरा, स्टार्टअप का इकोसिस्टम बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए यूट्यूब एक स्टार्टअप है, कहीं ना कहीं मान लीजिए मैंने अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म खोला है जहां पे मैं आपको पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे जरूरत पड़ रही है कुछ टाइपिंग करने वालों की, कुछ कंटेंट तैयार करने वालों के, कोई थंबनेल बना दे, कोई मेरी वीडियो को एडिटिंग कर दे। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे में कुछ लोगों को हायर करना चाहूंगा, और ये लोग भी क्या, स्टार्टअप के बढ़ने की वजह से इन लोगों की भी स्किल ओरिएंटेड में अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं। तो ये सारी चीजें हैं। वहीं अगर आप देखोगे कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपस में जुड़े रहते हैं, जुड़ते जा रहे हैं, इस वजह से भी लोग जो है कि अब इसका प्रयोग कर ले रहे हैं। और कार्यों के प्रति बदलता दृष्टिकोण, यानी अब आदमी क्या है, स्मार्ट वर्क करना चाह रहा है, लेबर वर्क नहीं करना चाह रहा है। जैसे आप लोग अक्सर सुनोगे कि यूपीएससी या यूपीएस वगैरह स्टेट पीसीएस क्या करते हैं कि हमें एक ऐसा ब्यूरोक्रेट चाहिए जो स्मार्टली वर्क करे, स्मार्ट जो है कि सॉल्यूशन निकाले। हमें मजदूरी वाला नहीं चाहिए कि गधा मजदूरी 10 घंटे कर रहा और फिर सॉल्यूशन निकाल रहा, नहीं। हम चाहते हैं कि स्मार्ट तरीके से काम करे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे। इसलिए कार्यों के प्रति दृष्टिकोण भी बदलता जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की भी मांग बढ़ती जा रही है लगातार। तो इस वजह से भी गिग इकोनॉमी बहुत तेजी से भारत में ग्रो कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि गिग इकोनॉमी के जो श्रमिक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूं कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो श्रमिक हैं उनकी सैलरी अगर नहीं आती या उनके ऊपर कोई अनुशासनहीनता का कोई आरोप लगता है, तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई कंप्लेन होती है और गवर्नमेंट के सेक्टर के द्वारा जो है कि उनकी जांच की जाती है, चार्जशीट की जाती है, सारी चीजें। और अगर सबको सही पाया था तो उनको जो है कि जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है उस समय के लिए जब तक जांच चल रही होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए अगर ऐसे कंपनी, क्योंकि कंपनी देखिए प्रॉफिट के हिसाब से रखती है ना, प्रॉफिट को देखती है। ऐसे में अगर कुछ कंपनियों का शोषण कर रहे हो, मतलब कि कुछ श्रमिकों का अगर शोषण कर रहे हो, तो उनको कैसे आप बचाओगे, उनके श्रमिकों का जो है कि इन शोषण को कैसे रोकोगे। तो इसके लिए भी कुछ हमारे यहाँ रेगुलेटरीज बॉडीज हैं, यानी विनियामकी ढांचे भी हैं भारत में। जैसे मजदूर संहिता 2019 की बात करें तो इसने कहा है कि सभी श्रमिकों को कम से कम यूनिवर्सल न्यूनतम वेतन या फ्लोर वेज हेतु प्रावधान होना ही चाहिए। यानी कह सकते हो कि अगर सरकार ने तय किया कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो, न्यूनतम 300 रुपए तो मजदूरी मिलनी ही चाहिए, 300 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मजदूरी संहिता 2019 में वर्णित है। तो ऐसे में कोई भी कंपनी 200-150 रुपए अगर कोई क्लेम कर रही है 200-150 रुपए देने में, तो आप चाहे तो उसकी कंप्लेन भी कर सकते हो, क्योंकि वो देखेगी कि भाई काम आपका 500 रुपए का, लेकिन कंपनी आपको 150 रुपए दे रही है, तो कम से कम मिनिमम वेजेस तो मिलना चाहिए 300 रुपए, पहली चीज। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 वाले में इसमें कहा गया कि गिग श्रमिकों को अब सामाजिक सुरक्षा जो है वो भी प्रदान की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स चलाई जा रही हैं कि आप वेतन, मतलब कि पेंशन ले सकते हो या स्टार्टअप के लिए कुछ लोन ले सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे देखोगे गिग प्लेटफॉर्म्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पात्रता की व्याख्या की जाएगी, और उसमें एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करने का भी प्रावधान है, जो कि इनकी सोशल सिक्योरिटी, जैसे इनके लिए बीमा की बात होगी, इनके हेल्थ की बात होगी, इनके एजुकेशन की बात होगी, इनकी लिटरेसी की बात होगी, इनके काम करने के घंटों की बात होगी कि कितने घंटे काम करना है। ये सभी चीजें जो है कि कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा देगी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020।
अब जिस तरीके से हमने देखा कि क्या कारण है जिसकी वजह से गिग इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, वैसे एक पॉइंट देखते हैं हम लोग कि गिग इकोनॉमी भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण होती जा रही है या हर जगह। तो पहली चीज, उपभोक्ताओं के लिए अगर हम देखें जो कंज्यूमर के हिसाब से, तो पर्सनलाइज्ड सेवा प्रदान करता है और समय और पैसे की भी बचत होती है। कहने का मतलब है कि अगर मैं एक उपभोक्ता हूं, मैं एक कंज्यूमर हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे लिए कुछ ऐसे श्रमिक काम करें जिससे मेरा समय बच जाए और मेरे पैसे की भी बचत हो जाए। जो काम मैं 10 रुपए में करा सकता हूं उसके लिए मुझे अलग से 50 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इसी पैटर्न पे तो चल रही है। उसे लग रहा है कि हम कुछ ऐसे लोगों से काम करा रहे हैं जो उतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी 80,000 90,000 1-1 लाख रुपए हम सैलरी दे रहे हैं। क्यों ना इन लोगों को हटा के हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, गिग इकोनॉमी के बेस पे हम कुछ श्रमिकों को भर्ती कर लें 20-20 हजार रुपए की सैलरी पे, तो लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिल जाएगा और हम सबसे सेवा भी प्रदान कर लेंगे और हमारा समय और पैसा दोनों बच जाएगा। तो ध्यान देना, इस तरीके की भी उपभोक्ताओं के लिए हो सकता है। कर्मचारियों के लिए अगर हम बात करें तो काम करने में लचीलापन मिलता है, रिमोट वर्किंग की सुविधा होती है और वर्क लाइफ के बीच संतुलन होता है, वर्क और लाइफ के बीच। यानी कोई व्यक्ति अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, जो कर्मचारी इसमें एम्प्लॉय हो रहा है यानी गिग इकोनॉमी में, तो अपने घर से अगर बैठ के सारे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और काम की लाइफ को, वर्क लाइफ को भी मैनेज कर पा रहा है और साथ में जो है कि काम करने के उसमें लचीलापन है। अब ऑफिस में अगर आप जा रहे हो तो 10 से 5 आपको कंपलसरी कि करना ही करना है, लेकिन अगर आप घर से काम कर रहे हो तो मान लो 10 से 5 के बीच में अगर कोई इमरजेंसी काम आ गया, कोई ट्रेजेडी हो गई या किसी की शादी अटेंड करनी है, आप शादी में चले गए और आपने लेट नाइट तक काम किया और अपने बॉस को सबमिट कर दी रिपोर्ट वगैरह, यही तो होगा। अब मान लो मुझे अगर चाहिए कि भाई अगले संडे तक मुझे कुछ कंटेंट टॉपिक जो है कि टाइपिंग चाहिए, मुझे टेस्ट पेपर टाइप चाहिए, मैंने किसी व्यक्ति को कह दिया, वो एक श्रमिक है, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी है कि मुझे अगले संडे को कैसे देगा। मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि भाई तू सुबह 10 से 5 के बीच में काम कर, उसका मन करे वो दिन भर कहीं घूमे, रात में टाइपिंग कर ले। तो ये लचीलापन देखने को मिले। देश के लिए क्या हित होगा, तो पहली चीज, छोटे छोटे रोजगार सृजन होंगे, अर्थव्यवस्था के लिए अलग अलग क्षेत्र और समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं का समाधान होगा। अब जैसे इस समय नया नया इनोवेटिव आइडियाज चले, टेक्नोलॉजी चली, तो इसमें जो हमें जरूरत है कुछ लोगों का स्किल्ड ओरिएंटेड, कि कोई वीडियो एडिटिंग कर ले, कोई थंबनेल बना ले, कोई इसके लिए स्क्रिप्टिंग कर ले, तो ये कंटेंट जो है कि अलग अलग सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से फुलफिल होंगे। स्टार्टअप्स के कामकाज और व्यवसाय में बने रहने में सहायक हो सकता है और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिले। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एम्प्लॉयर के लिए, जो नियुक्त करेगा, जैसे मान लो कि मैं एक एम्प्लॉयर हूं, मैं अगर नियुक्त करता हूं किसी व्यक्ति को, तो उसमें मेरे को क्या फायदा होगा कि श्रम की लागत में कमी आएगी, नियमों के पालन में आने वाली लागत में कमी आएगी, अलग अलग स्किल की श्रमिकों की उपलब्धता हो जाएगी। यानी मैं जब चाहूंगा तो मुझे अगर कोई टाइपिंग कंटेंट वाला चाहिए व्यक्ति तो वो भी मिलेगा, और अगर मुझे चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो वीडियो को एडिट कर ले तो वो भी कर सकता है। अब यहाँ पर बात करें गिग इकोनॉमी और गिग श्रमिकों की बेहतरी के लिए सकारात्मक प्रयास क्या क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। तो देखिए, श्रम वस्त्र कौशल विकास संबंधी एक संसदीय स्थायी समिति है जिसने श्रम रोजगार मंत्रालय से स्पष्ट कहा कि देश में जितने भी गिग श्रमिक हैं उनके लिए भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू किया जाए और उन्हें भी लागू किया जाए। हालांकि G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की जब बैठक हुई तो इन्होंने भी कहा कि गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए स्थायी सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था अपनाया जाए और आउटकम दस्तावेज आया, यानी कि स्थायी सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि उनके बच्चों की हेल्थ व्यवस्था अच्छी हो, उनके लिए एजुकेशन पॉलिसी हो, उनके लिए बीमा हो, मेडिकल चेकअप हो, बहुत सारी सोशल सिक्योरिटीज उनके पास हो, पेंशन की व्यवस्था। ये केवल भारत में गिग इकोनॉमी नहीं डेवलप हो रही, ये दुनिया के कई सारे सेक्टर हैं जहां पे कई सारे ऐसे देश हैं जहां प्राइवेट सेक्टर में गिग इकोनॉमी डेवलप हो रही है। इसलिए G20 के सारे देशों में ये चीजें डेवलप हो रही है, तो वो लोग भी इसका समाधान निकाल रहे हैं। वहीं प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स, जो पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार ने देखो कि इस प्रकार से गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी विधेयक लाने में अग्रणी भूमिका निभाई, और इसने तो न्यूनतम मानदेय भी तय कर दिया कि भाई 1,000 रुपए तो हम हर एक व्यक्ति को देंगे जो बेरोजगार है, पहली चीज। और जो लोग गिग इकोनॉमी यानी प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको सोशल सिक्योरिटीज दी जाएगी, उनको कहीं ना कहीं पेंशन दी जाएगी, उनको न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, उससे कम कोई नहीं देगा पूरे राजस्थान में। ये मैंने हालांकि डिटेल में पढ़ाया था आपको, जब मंथली मैगजीन में करा रहा था आपको जून जुलाई के आसपास, तो मैंने ये पढ़ाया था विजन में, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका ये वाला सेगमेंट कंप्लीट। अब हम चलते हैं बैंक की तरफ, यानी कि बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है, आरबीआई क्या करेगा, ये सारी चीजें। तो आपने सुना होगा CRR, अगर नहीं सुना है तो ये भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब मैं जल्दी आपको मतलब आज तो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की मेंस की क्लास होगी और मैं कोशिश कर रहा हूं 1 से 2 दिन में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके कि मैं आपको इकोनॉमिक्स की भी क्लास शुरू कर दूं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये दो ऐसे सेगमेंट है, अगर आप इनको पैरेलल पढ़ोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। तो वहां पे मैं आपको CRR के बारे में डिटेल से बता दूंगा। हालांकि इसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि कैश रेशियो रिजर्व कह दो चाहे कैश रिजर्व रेशियो कह दो, ठीक है। CRR जो कि आरबीआई के पास रखना होता है जितने भी अधिसूचित या कमर्शियल बैंक होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ICRR क्या क्या मतलब है, इंक्रीमेंटल क्यों किया जा रहा है, इसमें वृद्धि क्यों की जा रही है, तो देख लेते हैं क्या मामला है।
मामला ये कि आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए आईसीआरआर का उपयोग किया है, जबकि नकदी की स्थिति स्थिर हो गई है और आईसीआरआर को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि अब यहां पर आप देखोगे कि अधिशेष तरलता जो ये एक शब्द आ रहा है, ठीक है, तरलता का मतलब होता है इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी किसे कहा जाता है? तो सिंपल सी बात में मैं कह दूं कि कैश को कहते हैं, यानी इकोनॉमिक्स की भाषा में हम उसे रुपया नहीं कहते, हम उसे लिक्विडिटी कह देते हैं। अगर ये मार्केट में ज्यादा रहेगी, यानी लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और जब किसी चीज की ज्यादा डिमांड हो रही होगी, हालांकि उसकी सप्लाई कम है, तो नो डाउट उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी। अगर मैं कहूं कि खाद्यान्न सामग्री की कीमत क्यों अधिक होती है? क्योंकि खाद्यान्न वस्तुओं की सप्लाई तो कम होती है, लेकिन खाने वाली जितनी जनसंख्या है हमारे भारत में, 1 लाख मतलब 140 करोड़, सभी लोगों को भोजन चाहिए, सभी लोगों को भूख लगती है, तो हर एक व्यक्ति खाने के लिए डिमांड करेगा। लेकिन क्या 140 करोड़ के लिए पूरा प्रोडक्शन हो पा रहा है पूरे भारत में? चाहे गेहूं, आटा, तेल, कुछ भी देख लो, दाल वगैरह, चावल, प्रोडक्शन उतना तो नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या पैसा सभी के पास आ रहा है, सब खरीदने के लिए जा रहे हैं, मार्केट में जो है कि कम पड़ रही है वो चीजें, तो उसकी कीमत बढ़ जा रही है। तो ऐसे में आरबीआई ने ये सोचा कि लोगों के पास से कुछ पैसा खींचो, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, इसलिए वो लग्जरी आइटम की डिमांड कर रहे हैं, गोल्ड की डिमांड कर रहे हैं, आईफोन की डिमांड कर रहे हैं, 4 व्हीलर की डिमांड कर रहे हैं, कुछ चीजों की कीमत वो बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों के पास से पैसा खींचा जाए, तो इसी के लिए हम कहते हैं आईसीआरआर। अब कैसे खींचा जाएगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम इन दोनों में समझ लेते हैं अंतर को, सीआरआर क्या होता है और आईसीआरआर क्या होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि गिग इकोनॉमी बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। ये भी मैं आपको बता दूंगा जो भी पढ़ रहे हैं सीआरआर वाला। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। देखिए, सीआरआर की अगर हम बात करें तो बैंक जो होते हैं, बैंक का मतलब कौन सी, जो अधिसूचित होते हैं 1949 के एक्ट में, जो बैंकिंग अधिनियम 1949 है, इसमें जितने भी अधिसूचित बैंक होते हैं, ठीक है, सॉरी, ये 1949 का नहीं होगा, ये 1934 का आरबीआई एक्ट होता है। ठीक है, इसमें जितने भी लिस्टेड बैंक होते हैं, ठीक है, उनको जो है कि सीआरआर को बनाए रखना जरूरी होता है। ये अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत, और वो प्रतिशत वर्तमान में कितना 4.5% है, ये आरबीआई के पास जमा करते हैं। अब ये जमा करने के लिए क्या तरीका होता है? तो देखो, एनडीटीएल जो होता है ना, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज जिसे हम कहते हैं, इसका एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में रखा जाता है। अब यहाँ पे बात आएगी कि एनडीटीएल क्या होता है। हालांकि ये सारी चीजें मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स में कंपाइल किया, बहुत डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे। यहाँ पे तो बस हमें चीजों को जानना है। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है बैंक के पास जो भी व्यक्ति ने जमा किया पैसा वो हो गया। टाइम का मतलब होता है कि जो एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है, जैसे मान लो आरडी हो गया या एफडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। जैसे मान लो आपने 10 लाख रुपए की एफडी कर दी, तो उसमें आपका मेच्योरिटी क्या होती है कि 1 साल बाद आप इस पैसे को निकाल सकते हो, 1 साल से पैसे नहीं निकाल सकते, 1 साल से पैसे। लेकिन एक वहीं पर होता है डिमांड। डिमांड का मतलब है कि आज सुबह मैंने बैंक में अपने 1 लाख रुपए जमा किए और मुझे तुरंत डिमांड पड़ गई, मुझे जरूरत पड़ गई, तो मैं सामने एटीएम से भी 1 लाख रुपए निकाल सकता हूं। बैंक मुझे मना नहीं कर सकता कि सर आपने सुबह जमा किया और आप शाम में निकाल रहे हो। इट मीन्स कि ऐसे धनराशि जिसको मैं जब चाहूं तब निकाल सकूं, दूसरी ऐसी धनराशि जो एक फिक्स टाइम के लिए होती है। इन सभी का जो टोटल नेट वैल्यू होती है, इसी का कुछ प्रतिशत होता है, वो होता है 4.5%। क्लियर होगी बात? अच्छा, यहां पे आप देखोगे कि ये जो डिमांड की बात थी ना, डिमांड, तो डिमांड केवल डेबिट पे नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड दोनों के माध्यम से। अब जैसे आपने मान लो सुबह बैंक में 10 बजे पैसा जमा कर दिया 1 लाख रुपए, आपको रात 9 बजे किसी दोस्त के लिए इमरजेंसी जरूरत पड़ गई हॉस्पिटल जाने के लिए किसी वजह से, तो आप बैंक तो जाओगे नहीं, आपने एटीएम कार्ड लिया और एटीएम से पैसा निकालिया, और वो एटीएम कैसा है? डेबिट कार्ड है। इट मीन्स कि आप डेबिट कार्ड से भी पैसा निकाल लो, क्रेडिट से भी निकाल लो, बैंक मना नहीं करेगा, क्योंकि डिमांड के अंतर्गत आता है, टाइम लायबिलिटी में तो है नहीं। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट 1934 कहता है कि जितने भी अनुसूचित बैंक है, अधिसूचित, चाहे वो पब्लिक बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फॉरेन बैंक हो या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक से ही क्यों ना हो, इन सभी को सीआरआर बनाए रखना अनिवार्य है। अब यहाँ पे यूपीएससी क्या करेगी, एक प्रश्न पूछ लेगी कि क्या जितने भी हमारे यहाँ फॉरेन बैंक हैं, क्या इन्हें भी सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, या जितने भी हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक हैं जो स्टेट लेवल के होते हैं, क्या इन्हें भी सीआरआर मेंटेन करना होता है? तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल। जिस प्रकार से सार्वजनिक बैंक जैसे आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इन्हें जैसे मेंटेन करना होता है, या निजी बैंक में एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इनको मेंटेन करना होता है। इसी तरीके से जितने भी आपके ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, विदेशी बैंक, सभी को सीआरआर जो है कि आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। ये तो आपको समझ में आ गया सीआरआर। अब इसी का एक इंक्रीमेंटल वैल्यूज आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है आईसीआरआर में कि नगद आरक्षित अनुपात जो सीआरआर के समान होता है, बस इसमें फर्क क्या होता है, तो ये हम नीचे हम लोग समझ लेते हैं। क्या फर्क होता है?
आरबीआई के पास सीआरआर के अलावा आईसीआरआर को भी लागू करने का विकल्प होता है। वसूली जाने वाली यह ब्याज राशि सीआरआर से अलग होती है। कैसे? अगर हम यहाँ पे केवल सीआरआर के नियम को देखें तो मान लेते हैं कि एनडीटीएल अगर 100 रुपए है तो इस पे 4.5% की दर से अगर हम आरबीआई को जमा कर रहे हैं तो केवल 4.5 रुपए हम आरबीआई को जमा करेंगे। इसका इंपैक्ट क्या होता है? सामान्यतः बैंक कभी कभी दिवालिया होने की स्थिति में आता है या अचानक से वित्तीय आपातकाल आ जाता है, तो ऐसे में बैंक की स्थिति को सुधारा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको रखा जाता है सीआरआर आरबीआई के पास। और दूसरा, इस सीआरआर पे आरबीआई कोई भी ब्याज राशि नहीं देता, कोई ब्याज नहीं देता। एसएलआर पे तो देता है लेकिन सीआरआर पे नहीं देता। लेकिन अगर मैं कहूं सीआरआर के साथ आईसीआरआर की बात करें तो इसके लिए सिंपल सी बात आपको समझनी है कि माना कि एक नया एनडीटीएल 150 रुपए है, 150 का सीआरआर होगा 4.5% यानी कि लगभग 6.5 रुपए, यानी कि 6.75 रुपीज। लेकिन एनडीटीएल में जो 50 रुपए की वृद्धि हुई है, पहले 100 रुपए था लेकिन अब 50 रुपए की जब वृद्धि करेंगे तो ये 10% की दर से लगता है नए वाली धनराशि पे। तो 50 रुपए का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? 5 रुपए हो जाएगा। और ये 5 रुपए और ये 6 रुपए 75 पैसे, टोटल 11 रुपए 75 पैसे फिर बैंकों को जमा करना पड़ता है। यानी जो बैंक पहले केवल 6 रुपए 75 पैसे जमा कर रही थी, अब उसे 11 रुपए 75 पैसे जमा करने पड़ेंगे आरबीआई के पास। और इस पे कोई इसे ब्याज भी नहीं मिलेगा, बल्कि इसके अकाउंट से इतना पैसा कम हो गया। अगर मान लो किसी बैंक के पास केवल 100 रुपए है और आपके पास से 12 रुपए लगभग हट चुके हैं, तो आप 88 रुपए का ही तो यूज कर सकते हो ना, 88 रुपए 25 पैसे, इतना ही तो यूज कर सकते हो। लेकिन मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, बैंकों में तो करोड़ों का लेन देन होता है, तो सोचो कितना करोड़ों का लेन देन हो जाता है। आप देखोगे बहुत सारे बैंक, क्या मतलब सभी बैंक क्या होते हैं, 4 बजे के बाद जो है कि कोई भी कार्यकलाप नहीं करते हैं, न तो कैश लेते हैं न कैश किसी को देते हैं। क्योंकि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6:30 बजे तक मैनेजर, क्लर्क, कैशियर, बाबू सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं कि कितना आज का हमारा कलेक्शन हुआ और उसका सीआरआर कितना प्रतिशत है, और उसको आरबीआई को भेज दिया जाता है। अब भेजने का मतलब ये नहीं कि करेंसी भरी और मुंबई पहुंचा दिया, ऐसे थोड़े होता है। ऑनलाइन ही जो है कि पूरा बैलेंस शीट में दिखा दिया जाता है, कंप्यूटर में आरबीआई के पास मैसेज चला जाता है कि हाँ भाई फला आदमी ने, यानी फला बैंक ने, इस बैंक ने इस जगह से इतना जो है कि सीआरआर का मेंटेन कर लिया है, इतना पैसा रिजर्व रख लिया, इस पैसे को पब्लिक को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2-2.5 घंटे का काम जो होता है पूरा रिपोर्टिंग करनी होती है, इसलिए जो है कि 4 बजे के बाद सारे काम बंद हो जाते हैं, लेकिन बैंक 6-6:30 बजे बंद होती है। अब पहला अगर हम प्रभाव देखें तो तरलता में हुई वृद्धि को संभालने के लिए, यानी तरलता का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि बैंक के पास, हालांकि यहां डिटेल से ज्यादा मैं मेंस की क्लास में बताऊंगा आपको ये सारी चीज, बैंक के पास अगर 100 रुपए है और बैंक को जो है कि सीआरआर रखना है केवल 5 रुपए, तो बैंक कितना रुपए जो है कि आप लोगों को लोन के तौर पे दे सकता है? 95 रुपए। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब उसे आईसीआरआर मेंटेन करना है, इट मीन कि 5 के साथ 6 रुपए और उसे रखने हैं, 11 रुपए उसे रिजर्व रखने हैं, तो 100 में से केवल वो अब 89 रुपीज ही तो देगा आपको। इट मीन कि क्या हो गया, मार्केट में केवल, यानी आम पब्लिक के पास 89 रुपीज ही तो भेज सकता है बस वो। तो कहीं ना कहीं तरलता में हुई जो वृद्धि है उसे रोक सकता है कि नहीं। और हाल ही में ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अभी हाल ही में देखोगे सरकारी व्यय में बहुत बढ़ोतरी हुई, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, 2000 रुपए के नोट की वापसी की गई, इस वजह से मार्केट में तरलता हो गई। मार्केट का मतलब जो होता है अर्थव्यवस्था की मैं बात करता हूँ, जहां पे हम सभी लोग रहते हैं। अब सरकारी व्यय का मतलब क्या है? बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने लोगों तक पैसे पहुंचाए, डीबीटी के माध्यम से, चाहे उज्ज्वला में सब्सिडी दी गई, या किसान सम्मान निधि में जो है कि 6000 रुपए दिए गए, या फिर वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, तमाम अलग अलग पेंशन वगैरह सारी चीजें दी जा रही हैं। तो लोगों के पास पैसा ही तो पहुंच रहा है। अब लोगों के पास जब पैसा पहुंच रहा है, अच्छा प्राइमरी में देख लो, आप प्राइमरी स्कूल में बच्चों के परिवार को 1200 रुपए दिए जाते हैं उनके 1 साल के कपड़े, जूते, मोजे, ड्रेस, बैग वगैरह के लिए। तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, सरकार पैसा दे रही है, यानी सरकारी व्यय में खर्चे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग जो है कि डिमांड करेंगे, या फिर हमारे यहाँ निवेश में भी वृद्धि हो रही है लगातार। तो इस वजह से मार्केट में तरलता बढ़ गई थी, जिसकी वजह से आईसीआरआर का प्रयोग किया गया। दूसरा, मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा, यानी कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई। सीपीआई के आधारित भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति थी जून में 4.9% थी, जो अगले ही माह जो है कि लगभग 7.5% हो गई जुलाई में। क्यों हो गई? क्योंकि लगातार लोगों के पास पैसा पहुंच रहा था, सरकार उन्हें योजना के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से पैसा दे रही थी, और उस पैसे का लोग जो है कि क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे किसी न किसी चीज की। तो सख्त मौद्रिक नीति अपनाने की आवश्यकता पड़ गई, यानी कि जो रेपो रेट है उसको बढ़ाया गया, और कहीं ना कहीं बैंकों पे जो है कि नियंत्रण किया गया। बैंकिंग को मजबूत करना, यानी कि सीआरआर में जब वृद्धि की गई तो नकदी का बफर किया गया, जो कि आर्थिक संकट के समय, बैंक के आर्थिक संकट के समय क्या करेगा, इसे बचा सकेगा, और बैंक रन जैसी समस्याओं से जो है कि निपट सकेगा। बैंक रन का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो, जैसे मान लो कि एसबीआई बैंक जो है कि कभी दिवालिया होने की स्थिति में आ गई, तो कस्टमर को लगता है कि जो एसबीआई में जिसका खाता है वो तो
सोच ही रहा है कि भाई हम तो बर्बाद हो गए। लेकिन जिसका खाता पीएनबी में है या जिसका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसे लगता है कि यार जब एसबीआई डूब सकती है तो ऐसे में पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा भी तो डूब सकते हैं। तो उसके कस्टमर क्या होते हैं, तुरंत जल्दी जल्दी अपना पैसा निकालने लगते हैं और ऐसे में सारी पब्लिक सारे बैंकों से अपना पैसा निकालने लग जाती है और इसे ही कहते हैं बैंक रन की स्थिति। ये यूपीएससी सीधे पूछ सकता है कि बैंक रन किस स्थिति को कहा जाता है। ठीक है, तो जहां पर आप एक बैंक का प्रभाव देखते हो कि पूरी सभी बैंकों पे पड़ता है और सभी लोग जो है कि जल्दी जल्दी अपना पैसा निकालने लगते हैं, चाहे उनकी बैंक डूब रही हो चाहे न डूब रही हो। ऋण वितरण में भी कमी की बात करेंगे तो ऋण वितरण में कमी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आएगी, जिससे अर्थव्यवस्था में कुल डिमांड और समग्र डिमांड में जो है कि कमी आएगी। तो इसी को कहा जाता है। हालांकि अगर हम देखें तो तरलता को मैनेज करने के लिए और भी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि एसडीएफ को बढ़ा सकते हो, रेपो और रिवर्स रेट में बदलाव कर सकते हो, ओएमओ के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की जो है कि बिक्री या खरीद कर सकते हो, या फिर आर्थोपाय अग्रिम उपाय जो केंद्र और राज्य सरकारों को अस्थायी तौर पर ऋण देने की जो सुविधा होती है इसको बंद किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो इस तरीके से और भी मैनेजमेंट होते हैं जिसको मैं मेंस की क्लास में डिटेल से बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट हो गई या खुले बाजार से जो है कि सिक्योरिटीज। अब जैसे मान लो सिक्योरिटीज वाला मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। मान लेते हैं आरबीआई ने जो है कि क्या किया, सिक्योरिटी को बेच दिया। जब सिक्योरिटी बेच रही है तो कहीं ना कहीं जो बैंक है जो इसको खरीद रहा है, जिससे कि जो है कि पब्लिक के पास भी आदमी बेचेगा, तो देखो बैंक ने क्या किया, बदले में रुपए दिया कि नहीं दिया। मान लो 1 करोड़ रुपए दे दिया और इसने क्या किया, कागज का टुकड़ा लिया। तो कहीं ना कहीं बैंकों से आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए ले लिया कि नहीं ले लिया। और आरबीआई से जब 1 करोड़ रुपए ले लिया तो इट मीन्स की मतलब आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए ले लिया तो मार्केट में से 1 करोड़ रुपए कम हो गए कि नहीं हो गए। और अगर आरबीआई इसी को, अगर मैं कहूं कि आरबीआई सिक्योरिटी को खरीदने लगे, बाई करे, तो बाई करने के बदले में क्या करेगी वो, एसबीआई या कोई भी बैंक को क्या करेगी, कैश देगी ना। 1 करोड़ रुपए मान लो उसने दे दिया तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपए में वृद्धि हो गई, यानी बैंकों के पास वृद्धि हो गई। और बैंक क्या करेंगे, बैंक अपने पास रख के थोड़े कुछ करेंगे, वो क्या करेंगे, वो सीधे सीधे जो है कि दे देंगे कस्टमर को। तो यहां तक समझ में आ गया, 2 टॉपिक आपने बहुत अच्छे समझ लिए होंगे। अब देखो जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था इसलिए मैंने इसको डिस्कलेक्ट कर दिया, सरप्लस ट्रांसफर बाय आरबीआई, इसका कोई वैल्यू नहीं थी, इसमें कोई खास टॉपिक नहीं था। हाँ, लिबोर की बात करेंगे कि ये क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होती है। ठीक है, जो कि अगर आप देखोगे लिबोर की बात करें ट्रांजिशन फॉर्म होती है लंदन की जो है की। तो अब हम इसकी समाप्ति की बात करेंगे, लिबोर की क्या होता है इसको समझते हैं। तो ये लिबोर क्या है दोस्तों, देखिए आरबीआई बैंक ने बैंकों और आरबीआई द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की। जितने भी बैंक हैं जो आरबीआई से रेगुलेट होते हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की कि अब अपने बेंचमार्क में लिबोर को पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए कदम उठाया जाए। आखिर लिबोर है क्या, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी थोड़ी तरीके से। तो अगर देखोगे लिबोर जो है और मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट मिफोर का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा, यानी लिबोर और मिफोर तीन दोनों को ही बंद किया जाए। हालांकि वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो मिफोर है यानी कि मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, ये घरेलू ब्याज दर के लिए बेंचमार्क है। इसे वर्तमान में फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FBIL द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो असल में क्या होता है कि जैसे घरेलू स्तर पे कोई बैंक अगर एक रेट दे रही है यानी कि लोन दे रही है तो एक निश्चित होता है कि आप उससे नीचे जो है कि बैंक रेट नहीं दे सकते, यानी कि लोन लेने के लिए कोई रेट नहीं ले सकते उससे नीचे। आप उससे ऊपर तो ले सकते हो लेकिन उससे नीचे नहीं ले सकते। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्थाओं द्वारा जो लिया जाता है पैसा, तो उसमें भी ये तय किया जाता है लिबोर के माध्यम से कि इसके नीचे आप जाके नहीं ले सकते हो। जैसे लिबोर के बारे में बात करें तो ये बेंचमार्क कैसे हो गया कि वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है, यानी लिबोर का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर जो ब्याज दर को तय करने के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर किया था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे वर्ल्ड बैंक से हमारे भारत को कोई पैसा लेना हो 5 करोड़ रुपए, तो वर्ल्ड बैंक से एग्रीमेंट किया जाएगा कि भाई कितने परसेंट पे हम रिटर्न करेंगे। मान लो कि वो कहता है कि भाई 2% पे ही आप दे दो, लेकिन लिबोर कहता है, लिबोर का जो नियम है लंदन वाला जो है वैश्विक असर, वो कहता है नहीं भाई 4% से नीचे तो आप किसी को नहीं दे सकते। तो वर्ल्ड बैंक कहता है हाँ यार लिबोर को मैं फॉलो करता हूं। लिबोर जो है कि वैश्विक स्तर पे बेंचमार्क का एक ब्याज दर है, यानी भारत तुम्हें हम 5 करोड़ रुपए दे देंगे लेकिन कम से कम 4% तो आपको ब्याज देना ही पड़ेगा रिटर्न के रूप में, 2% वाला नहीं। क्यों? क्योंकि लिबोर कह रहा है कि इससे नीचे आप नहीं दे सकते वैश्विक स्तर पे किसी भी देश को। और इसी तरीके से मिफोर कह रहा है कि घरेलू स्तर पे अगर कोई बैंक किसी को ऋण दे रही है तो कितने परसेंट पे कम से कम देगी। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से रेगुलेशन की बात करें तो 2014 से पहले लिबोर को ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन तय करता था। बाद में जो है कि यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के द्वारा जो है कि इसे रेगुलेट किया जाने लगा। हालांकि इसकी गणना दिसंबर 2021 से पहले लिबोर की गणना 5 मुद्राओं में होती थी, अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक और जापानी येन के द्वारा की जाती थी। इनमें से प्रत्येक मुद्रा के संबंध में 7 अवधि होती थी। ओवरनाइट के रूप में ले सकता है कोई भी देश,
एक सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना। तो ये अलग अलग जो है कि अवधि होती थी जिसपे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप पैसा ले सकते थे, और लिबोर का प्रयोग करके, यानी कि लोअर लेवल पे एक बेंचमार्क सेट रहती थी। मार्च 2021 में इसे चरणबद्ध रूप से वापस लेने की बात की गई, जिसके बाद केवल यूएस डॉलर आधारित लिबोर को ही जारी करने की अनुमति दी गई है, न कि लंदन आधारित। अर्थात अब ध्यान देना कि ये जो 5 मुद्राएं हैं, इनमें से जो अलग अलग थी, तो अब केवल हम अमेरिकी डॉलर के बेस पे तो हम लिबोर को जारी कर सकते हैं, लेकिन बाकी मुद्राओं को कैंसिल करने का आदेश दिया गया है। यहाँ पे लिबोर की अगर हम निर्भरता खत्म कर देंगे, और भारत को इससे क्या लाभ मिलेगा, तो पहला जो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि वित्त पोषण की अब लागत में कमी आएगी। यानी कि जो हम पैसा लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो मुद्रा कलेक्ट करते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, एडीबी बैंक से लोन लेते हैं, तो यहाँ पे जो लागत है वो कम हो जाएगी। यानी कि जो बेस रेट होती है, जो बेंचमार्क रेट होती है, हो सकता है हमें 3% पे मिल जाए, 2% पे मिल जाए। लिबोर कहता था कि नहीं, आपको 6% से नीचे नहीं मिल सकता। तो जब हम लिबोर से अपनी निर्भरता को कम कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें जो है कि ऋण सस्ता मिलेगा। दूसरा, ऋण लेने की लागत में कमी आएगी। ठीक है, जैसे उधार देने वालों और निवेशकों द्वारा कम ब्याज दर का प्रयोग किया जाएगा, और अधिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। यानी कि संदर्भ दरों की शुरुआत में क्या होगा कि बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। इससे वित्तीय उत्पादों में अधिक पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धी मूल्य का निर्धारण होगा। तो ये इसका फायदा हो जाएगा अगर हम लिबोर पे घटा देते हैं। हालांकि अगर हम लिबोर के अन्य विकल्पों में देखें, तो SOFR यानी कि यूएस का सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंस रेट यूज कर सकते हो, या यूरो जो होता है यूरोपीय इंटरबैंक को ऑफर कर सकते हो, टीबोर यानी कि जापान का टोक्यो इंटरबैंक, या सीबोर यानी कि चाइना का संघाई इंटरबैंक, या MMIFOR यानी कि मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। हालांकि अब इसको भी समाप्त करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखोगे भारत में क्यों इसका परिवर्तन किया जा रहा है। तो अगर जो परिवर्तन होगा, तो वैकल्पिक संदर्भ दरों की बात करें, तो आरबीआई ने स्पष्ट कहा कि ARR की प्रणाली स्थापित की जाएगी। मीफोर घरेलू ब्याज दर के लिए एक बेंचमार्क है, जिसको FBIL द्वारा जारी किया रहा है, और इसमें एक फॉल बैक क्लॉज भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पे FBIL की अगर हम बात करें, तो ये मुख्य रूप से क्या करती है, हालांकि इसका गठन 2014 में किया गया था कंपनी एक्ट 2013 के तहत, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करती है, जिसका उद्देश्य था कि भारत में जो मुद्रा बाजार है, इट मींस की बैंकिंग जो सिस्टम है और सरकारी प्रतिभूति विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित किया जाएगा और उस पर नजर रखी जाएगी। इसका मुख्य काम ही ये था कि जितनी भी आप मुद्रा बाजार से पैसा ले रहे हो, यानी बैंकिंग सिस्टम से, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या फॉरेन करेंसीज भी अगर आप ले रहे हो, तो इनके लिए बेंचमार्क सेट किया जाएगा कि इससे नीचे स्तर पे आपको ऋण नहीं दिया जाएगा। हालांकि FBIL को भी रेगुलेट करती है आरबीआई जो है कि सबसे बड़ी है। तो FBIL क्या बताती है कि एक तरीके से FBIL क्या करती थी, मीफोर को जारी करती थी कि भाई मीफोर जो होता था मुंबई वाला, इसका मतलब था कि अगर कोई भी बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हो, या कोई राज्य लेना चाह रहा है, कोई संस्था, तो न्यूनतम जो है कि मान लो 4.5% से नीचे आपको लोन नहीं मिलेगा। यानी ब्याज रेट कम से कम 5% हो सकती है, 6% हो सकती है। ये तय कौन कर रहा था, FBIL कर रहा था, और वैश्विक स्तर पर लिबोर कर रहा था। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, करीब 1.5 से 2 घंटे की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ताकि अधिक से अधिक टॉपिक हमारे कवर हो जाए। हालांकि मुझे ये क्लास कल शाम को ही पोस्ट करना था, लेकिन कल PDF का कंपाइलेशन करने में टाइम लग गया और ये क्लास नहीं आ सकी। तो मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा कि आप मुझे क्षमा कीजिएगा, और बस लगातार हम लोग क्लास रखेंगे। अब आपको परेशानी नहीं होगी, क्लासेस रेगुलर रहेंगी। अब यहाँ पर आप देखोगे पेमेंट सिस्टम की बात की जा रही है, फाइनेंशियल मार्केट की बात की जा रही है, यानी जिसमें हम लोग कह सकते हैं पहला टॉपिक हमारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या हो गया कि जब हम अपने देश से दूसरे देश को पेमेंट कर रहे होते हैं किसी और तरीके से, तो इसको हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको हम लोग BIS कहते हैं, इसने इनोवेशन हब ने G20 के टेक स्प्रिंट 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था सीमा पार भुगतान में सुधार करने के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं। हालांकि बेसल मानक भी हम इसे कह देते हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो होता है बेसल, इसको हम लोग एक बेसल मानक भी कहते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। इसको मैं मेंस में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे बस आपको इतना जानना है कि सीमा पार भुगतान के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो पहली चीज आती है कि इस प्रकार में वित्तीय लेन देन हो सकता है, वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, व्यक्तियों के बीच होता है। जैसे मान लो कि मैं अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति के साथ व्यापार करता हूं, तो मैं उसे कुछ पैसा भेजूंगा, या फिर वो मुझे पैसा भेजेगा, या फिर मैं कंपनी चला रहा हूं और उस कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस हो रहा है, तो व्यवसाय हो सकता है, या किसी वित्तीय संस्थान से हो सकता है। मान लीजिए कि SBI ने जो है कि अभी श्रीलंका में अपना एक हेडक्वार्टर, मतलब एक ऑफिस खोला है, तो वहां से भी जितने भी श्रीलंका की जो लोकल बैंक्स है, वहां से भी तो वित्तीय संस्थानों पे लेन देन होगा, तो उसे भी तो हम सीमा पार कहेंगे। तो ऐसे में एक तो होता है सेंडर और एक होता है रिसिपिएंट, यानी रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। ये दोनों अलग अलग देश में होते हैं। मान लीजिए कि मैं अगर सेंडर हूं इंडिया का, तो US का हो सकता है कोई रिसिपिएंट होगा जिसे मैं
पैसा भेजूंगा और वो रिसीव करेगा। 2030 तक ऐसी उम्मीद है कि 290 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की आसार किए जा रहे हैं भुगतान बाजार के, जो कि सीमा पार भुगतान बाजार, और ये तभी बढ़ेगा जब हम देशों के, विभिन्न देशों के बीच में भुगतान बाजार का काम करेंगे, यानी कि व्यापार बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी, तभी उसका फायदा हो सकेगा। अगर हम बात करें कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं सीमा पार भुगतान करने के लिए, तो पहला इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। दूसरा डिजिटल वॉलेट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम पेपल हो गया, गूगल पे हो गया, एप्पल पे हो गया, इनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर तीसरा इंटरनेशनल मनी ऑर्डर, जैसे आप देखोगे जितने भी अरेबियन कंट्रीज में हमारे जो बिहार, यूपी और अदर देश स्टेट के जो लेबर श्रमिक है या जो स्टाफ है जो बाहर रह के काम कर रहे हैं, तो मनी ऑर्डर भी करते हैं। आपने देखा होगा मनी ऑर्डर जो है कि भाई बिहार का कोई श्रमिक है, उसने अपने घर पैसा भेजा 10,000 रुपये, तो मनी ऑर्डर के रूप में किया। या फिर अन्य तरीके से आप लेन देन कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, यूपीआई का प्रयोग कर सकते हो। जैसे भारत के यूपीआई को लगभग अब 8 देशों में प्रयोग किया जा रहा है, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इंग्लैंड, फ्रांस। तो ऐसी जगहों पे हम यूपीआई का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब इसका महत्व अगर हम समझे कि सीमा पार भुगतान अगर हम कर रहे हैं तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। पहली चीज, ग्लोबलाइजेशन के स्तर पे अगर हम देखें तो सीमा पार भुगतान वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करता है, क्योंकि यह व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपना विस्तार करने, नए ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और भागीदारों तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करता है। मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहा हूं, ठीक है। कोई ऐसा बंदा है जो फॉरेन गया हुआ है अपनी स्टडी के लिए, 2 साल की स्टडी, उसके बाद फिर आके उसे इंडिया में आके यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो ऐसी स्थिति में उसे यूपीएससी की तैयारी वहां रह के करनी है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट को मांगना चाहता है कि सर मुझे ये किताबें और ये चीजें मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से भेज दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो और भी दोस्तों को जोड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ग्राहक मुझे मिलेगा, नया आपूर्तिकर्ता मैं बनूंगा। उसी तरीके से अगर हम देखें तो वित्तीय समावेशन भी होगा, यानी वंचित जो समुदाय हैं इनको वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें भारत के एमएसएमई सेक्टर को, इसको चलाने वाले क्या है, इसको चलाने वाले कहीं ना कहीं स्मॉल बिजनेस वाले, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्राइजेस जो छोटे छोटे हैं ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर नए कस्टमर से जुड़ेंगे, नए जो है कि पार्टिसिपेट बढ़ेंगे, तो वित्तीय समावेशन भी इनका होगा। विशेष महत्व के तरीके से अगर आप देखोगे तो रेमिटेंस पहुंचेगा हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से, कि विप्रेषण को भेजने में आसानी होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो रेमिटेंस प्राप्त होता है वो भारत को प्राप्त होता है, सेकंड नंबर पे मैक्सिको आता है, थर्ड नंबर पे चाइना आता है। तो ये रेमिटेंस जो प्राप्त करने के लिए सुविधा कैसे मिलेगी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगा तभी तो मिलेगी। अब कोई दूसरे देश में रह के कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने परिवार को भेज रहा है, भारत में भेज रहा है, तो रेमिटेंस भेज रहा है। लेकिन इसके लिए पहले क्रॉस बॉर्डर सिस्टम तो मजबूत होना चाहिए ना। पता चले आदमी ने पैसा कमाया, सारा का सारा वहीं उड़ाना पड़ गया उसे मजबूरी में, क्यों, क्योंकि वो भेज नहीं पा रहा अपने फैमिली को पैसा। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना ही रेमिटेंस हमें अधिक मिलेगा। वहीं यात्रा और पर्यटन को सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जितने भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ घूमने आते हैं, तो वो आते हैं तो अपने देश की करेंसी को लेकर पहले सेंट्रल बैंक में या किसी ऐसे बैंक में जाते हैं जहां से वो अपनी करेंसी को चेंज करते हैं इंडियन करेंसी में, रुपए के रूप में, फिर वो भारत घूमते हैं। इसी तरीके से विदेशी निवेश में अगर तेजी आएगी, विदेशी निवेश में अगर तेजी आ रही होगी तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के थ्रू एफडीआई आएगा, एफआईआई आएगा। तो ये सब चीजें, जैसे भारत को अभी 49 अरब डॉलर का जो है कि एफडीआई प्राप्त हुआ था, और इस तरीके से भारत 8वें नंबर पे था, ये अंकटाड की रिपोर्ट है। तो ये 49 अरब जो डॉलर हुआ, ये एक इंडियन करेंसी के तौर पे हम काउंट कर रहे हैं इसे, तो विदेशी निवेश बढ़ रहा है। और भारत ने और भी कौन कौन से उपाय किए इसके लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, तो आप देखोगे आरबीआई पेमेंट विजन 2025, जिसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों व्यवस्थाओं का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को सुगम बनाया जाएगा। एनपीसीआई की बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो संस्था चलती है, इसने भीम यूपीआई क्यूआर के माध्यम से सीमा पार भुगतान को बढ़ावा दिया, जिसमें आप सिंगापुर में कर सकते हो, यूएई में कर सकते हो, मॉरिशस, नेपाल, भूटान या फ्रांस, श्रीलंका। तो ऐसे देशों में आप यूपीआई का प्रयोग करके भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हो। आरबीआई ने आने वाले विदेशी नागरिकों को, एनआरआईज को यूपीआई के इस्तेमाल की अनुमति दी है कि अगर कोई एनआरआईज भारत में आ रहा है या कोई फॉरेनर्स भारत में आ रहा है घूमने, तो वो भी यूपीआई का प्रयोग कर सकता है। वहीं सीबीडीसी की बात करें, सीमा पार भुगतान के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के उपयोग पर भारत और यूएई के बीच में एक समझौता भी हो चुका है। तो बहुत अलग अलग प्रयास भारत भी कर रहा है, वैश्विक स्तर पे G20 समिट भी हो रही है कि किसी भी तरीके से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेबी। सेबी की अगर हम बात करें तो क्या कहता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
देखिए क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी है। कहां पे? आप देखोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, बीएसई जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें एक आईआरआरए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। इसमें क्या होगा, आपको समझना होगा कि जो इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन होता है, एक्सेस किया जाने वाली, तो सेबी ने इस प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से ट्रेडिंग के समय आने वाले जो टेक्निकल ग्लिच होता है, इससे निवेशकों को बचाने के लिए आरंभ किया है। जैसे कई बार होता है कि हम लोग सुबह 9 से लेकर 12 के बीच में आप देखोगे शेयर मार्केट ओपन होती है, उस समय जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो ब्रोकर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ऐसे समय में क्या होता है, हैकर्स कभी कभी क्या होता है, उनकी जानकारी को गोपनीय कर लेता और उसके जानकारी को शेयर कर देता है। उस समय टेक्निकल एरर आ जाता है, ग्लिच आ जाता है। जैसे आप कभी कभी पेमेंट करते हो किसी फॉर्म भरने के लिए और आ जाता है टेक्निकल एरर, या कोई पेमेंट कर रहे हो कहीं पे टेक्निकल फॉल्ट आ गया, ये ग्लिच होता है। इसी समय हैकर क्या करता है, आपकी आईडी का यूज कर लेता है। आपने तो एटीएम वगैरह सारी चीज डाल दी, आपने पिन कोड वगैरह डाल दिया, आपने सीवीवी नंबर डाल दिया, आपने ओके किया पेमेंट करने के लिए, अचानक से उसमें टेक्निकल एरर आ गया, ग्लिच हो गया, यानी आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन उस दौरान आपने सारे प्रोसेस को तो फॉलो कर दिया, आपने ओटीपी डाल दिया, सीवीवी डाल दिया, कार्ड एक्सपायरी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, यानी कह सकते हो इन शॉर्ट कि आपने सारी डिटेल्स दे दी। और ऐसे समय में जो हैकर होते हैं वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेके अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी ग्लिच को रोकने के लिए सेबी ने इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है उसको शुरू किया। यह प्लेटफॉर्म सभी ट्रेडिंग केंद्रों से ट्रेडिंग मेंबर्स के ट्रेड्स को डाउनलोड करेगा। जैसे आप देखोगे बीएसई में लागू किया जाएगा, एनएसई में, एनसीडीएक्स में, एमसीएक्स में, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से इसको डेवलप किया है। अब बात करेंगे सेबी, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसे पूछती है। सेबी संस्था के बारे में पूछेगा कि सेबी की स्थापना यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। हालांकि इसी के जरिए इसे सांविधिक निकाय भी बना दिया गया, स्टैच्यूरी बॉडी बना दिया गया। इसे भारत सरकार ने एक रिजोल्यूशन के माध्यम से 1988 में गठित किया था। इट मींस कि सबसे पहले इसकी स्थापना सरकार ने अपने एक प्रस्ताव में 1988 में की थी। जिस तरीके से आप देखोगे कि 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? नीति आयोग की। और ये कैसा एक संस्था था? ये गैर संविधानिक मतलब संविधानेतर संस्था कह सकते हो, जिसको सरकार ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से किया। इसकी अगर हम बोर्ड मेंबर की बात करें तो इसमें बोर्ड में 9 सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष की बात करेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। जिसमें कि अगर आप देखोगे कि 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। एक सदस्य इसका आरबीआई मतलब एक सदस्य को आरबीआई नियुक्त करती है, और 2 बोर्ड सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा और 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब यहाँ पे मुख्य रूप से हमें सेबी के फंक्शन को देखना है कि सेबी क्या काम करती है। इन्वेस्टर के हितों को बचाने का तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ये, जहां पे प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज को रेगुलेट करना, प्रतिभूति यानी कि शेयर को इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करना। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो किसी कंपनी को अपने शेयर को डुबोना है, या कोई कंपनी का शेयर डूब रहा है, कोई खतरे में आ चुका है, तो वो जो कंपनी का कर्मचारी था या सेबी का कोई कर्मचारी था, उसने अपने सभी रिलेटिव्स को फोन किया कि ऐसा है कि कल सुबह तक जो है कि इस कंपनी के सारे शेयर डाउन होने वाले हैं, पैसे कलेक्ट कर लो, आप लोग फटाफट जो है कि इसके शेयर को खरीद लेना, ताकि ये कंपनी बिकने वाली है, किसी दूसरी कंपनी के पास चली जाएगी। जैसे पेटीएम का हाल हो गया। पेटीएम के जितने भी इस समय 1750 रुपए के आसपास पहला आईपीओ आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा मेंस की क्लास में कि क्या होता है ये। तो इस समय लोगों ने जो है कि फटाफट शेयर खरीद लिए। आज उसका शेयर जब से पेटीएम बैंक को बंद कर दिया गया आरबीआई गाइडलाइन पर, आज 300, 250, 290 रुपए पे आके गिर गया। इट मींस कि अगर मान लो पेटीएम के अंदर का कोई स्टाफ होता, अपने फैमिली मेंबर से कहता, आपसे कह देता कि ऐसा है भाई इसके शेयर जल्दी जल्दी गिरने वाले हैं, या तो बेच लो या तो फिर ये दूसरी कंपनी खरीदने वाली है, और तब आपके शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। तो इसे हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी अंदर से जानकारी प्राप्त करने के बाद आप उस तरीके से निर्णय लेते हो। ब्रोकर्स हो गए, शेयर ट्रांसफर्स हो गए, एजेंट हो गए, इनका रेगुलेशन करना, पंजीकरण करना, और निवेशक से संबंधित शिक्षा वगैरह को बढ़ावा देना और ट्रेनिंग देना। सेबी की अगर हम बात करें तो सेबी की जो शक्तियां हैं, सेबी एक अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक शक्ति होती है। ठीक है, ध्यान देना कि ये प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के कामकाज को रेगुलेट भी करती है और पूछताछ भी कर सकती है, जुर्माना भी लगा सकती है। वहीं प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 के आधार पर 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य की किसी मनी पुलिंग योजना ये रेगुलेट भी कर सकता है।
वहीं किसी भी व्यक्ति या संस्था से टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी भी मांग सकता है, कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है और निवेशकों के हित में ऐसे किसी भी मध्यवर्ती या व्यक्ति को उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकता है कि ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हित जो है कि सुरक्षित रहें। अब सेबी ने कुछ पहल वगैरह शुरू की थी, जैसे आईपीओ की बात करें तो आईपीओ में परिवर्तन कर दिया गया, T+6 की जगह T+3 सिस्टम कर दिया गया। इसका मतलब क्या कि सेबी ने कहा है कि जितनी भी कंपनियां हैं जो अपनी आईपीओ लिस्टिंग करती है ना, अब उसकी समय सीमा 6 दिन की अपेक्षा घटा के 3 दिन कर दी गई, यानी T+6 की जगह T+3 कर दिया गया। अर्थात आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कोई कंपनी क्या करती है अपने शेयर को बेचने के लिए, जो पहली बार उसे होता है कि भाई मार्केट से लोगों से पैसा कमाना होता है, तो वो क्या करती है अपने शेयर को बेच देती है। दो तरीके से बेचा जाता है, एक होता है प्रॉफिट के बेस पे और एक होता है इक्विटी बेस पे। इक्विटी बेस पे बेचने का मतलब है कि आपको कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, हर एक रूल्स में आपको शेयरिंग मिल जाती है। कंपनी अगर कोई भी काम करे तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको भी दी जाएगी और आपसे सलाह भी मांगी जाएगी। सामान्यतः ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल बस प्रॉफिट देखते हैं। भाई अगर 100 रुपए का मैंने शेयर खरीदा, 1000 रुपए खरीदा, तो कल को जो है कि 5000 6000 रुपए तक का बिक जाए ताकि मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए, तो हम लोग प्रॉफिटेबल पर चलते। तो पहले इसको कंपनी क्या करती थी, आईपीओ को लिस्टिंग करती थी, लिस्टिंग कर देती थी और 6 दिन तक जो है कि वो शेयर मार्केट में लिस्ट रहती थी कंपनी कि भाई 6 दिन के अंदर अगर आपको शेयर मार्केट के शेयर खरीद सकते हो तो खरीद लो, अदरवाइज फिर नहीं खरीद सकते। लेकिन अब उस चीज को T+6 की जगह T+3 कर दिया गया, यानी कि अब केवल 3 दिन तक कंपनी लिस्टेड रहेगी और 3 दिन में आपको शेयर अपने बेच लेने और जिसको खरीदने वो खरीद सकता है। तो इसी को कहा जाता है। और आईपीओ का तात्पर्य होता है कि प्राथमिक बाजार में जनता की प्रतिभूति की बिक्री करना, और जबकि जो सेकेंडरी मार्केट होती है इसी में, जैसे एक बार शेयर मार्केट जो है कि कंपनी से बिक गया, यानी कि पहली बार खरीद लिया आम पब्लिक ने, फिर दोबारा पब्लिक नहीं खरीद सकती। सेकंड मार्केट में पब्लिक नहीं खरीदती, बल्कि कंपनी के बीच में ही जो है कि मार्केट होती रहती है। और सामान्यतः ये धन जुटाने का सबसे बड़ा एक स्रोत होता है कंपनी के लिए कि पब्लिक को जो है कि आपने भेज दिया शेयर मार्केट और उसके बदले में सारा पैसा मिला। और जो आईपीओ जारीकर्ताओं के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा और ये कंपनियों में पूंजी और तरलता को त्वरित पहुंच करेगा। वहीं अगर हम बात करें BRSR, यो कोर जो फ्रेमवर्क होता है, इसका मतलब होता है कि सेबी BRSR कोर आश्वासन के लिए एक फ्रेमवर्क और मूल्य श्रृंखला के लिए ESG प्रकटीकरण करेगा। ESG का मतलब होता है एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस। एक फ्रेमवर्क है जो हितधारकों को यह समझने में मदद करेगा। तो ये जो BRSR का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब होता है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो होती है ना, कोर अपडेट, इससे रिलेटेड होता है, जो ये मदद करता है ESG फ्रेमवर्क कि कोई भी संगठन ESG मानदंडों, समय जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे कर सकता है किसी संगठन के पास अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो ये वाली बातें थी। और अगर हम बात करें मूल्य श्रृंखला के लिए जो प्रकटीकरण था 2024-25, सूचीबद्ध जो शीर्ष 250 कंपनियां बाजार पूंजीकरण के आधार पे, यानी कि मार्केट कैपिटलिज्म के आधार पे, जिसके पास करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, तो जो स्टार्टिंग की जो 25 कंपनियां उसके लिए रहेगा। और इन सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट BRSR कोर के अनुसार मूल्य श्रृंखला के लिए प्रकटीकरण करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, कौन सी होती है, क्या होती है, इसके बारे में भी जरा सी जानकारी दे देता हूँ कि NSE के द्वारा, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा डब्बा ट्रेडिंग में शामिल संस्थाओं का नाम लेते हुए एक नोटिस जारी किया गया, NSE ने किया। डब्बा जो ट्रेडिंग होती है, यानी कि डब्बा बंद जो ट्रेडिंग होती है, ये एक अनौपचारिक ट्रेडिंग होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर होती है। जैसे जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो खासकर फॉर्मल होती है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में होती है, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हो। लेकिन जब दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट के तहत ट्रेडिंग होती है तो कहीं ना कहीं सेबी के रेगुलेशन में होती है। सेबी उस पर जो है कि कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से उसको ऑपरेट करती है। लेकिन ये जो होती है डिब्बा बंद ट्रेडिंग, यानी कि डिब्बा ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, बॉक्स ट्रेडिंग, इसमें क्या होता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर होती है और किसी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन देन किए बिना ही स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव के दांव लगाते रहती हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, ना तो कोई आय दिखती है इनकम, ना ही कोई प्रॉफिट दिखता है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से व्यापारी क्या होते हैं, कराधान से बच जाते हैं। कराधान का मतलब होता है टैक्स देने से बच जाते हैं। हालांकि सेबी के अधिनियम में 1956 में इसे एक अपराध माना गया। तो यानी कह सकते हो कि जो डिब्बा ट्रेडिंग होती है ये एक तरीके से अपराध है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब यहां पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, FII। क्या होता है भाई FII या FPI की बात करें, जिसको हम लोग कहते हैं इन शॉर्ट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि सेबी ने अभी हाल ही में कहा कि जो उच्च जोखिम वाले जो चिन्हित कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, इनको अतिरिक्त प्रकटीकरण करना अनिवार्य होगा। इट मीन्स
कि होता क्या है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, वो सामान्यतः 10% से कम होते हैं। ये एफडीआई के जस्ट अपोजिट होते हैं। इसकी भी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा, अभी बताऊंगा। लेकिन होता क्या है, इसके द्वारा बहुत सारा हमारे शेयर मार्केट को रिस्क पहुंचाया जाता है, दुश्मन देशों के द्वारा भी, या कुछ जानबूझकर भी ट्रेडर्स करते हैं ऐसा। तो सेबी ने कहा है कि जितने भी एफपीआई हैं जो स्पेशली हाई जोखिम है, हाई रिस्क वाले हैं, उनको जो है कि सारी चीजें इन्फॉर्म हमें करनी पड़ेंगी सेबी को, तभी जो है कि वो शेयर मार्केट के अंतर्गत कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, अदरवाइज नहीं खरीद सकते। भारत में अगर हम वर्तमान में रेगुलेट होने वाले जो एफपीआई के नियम है वो कौन कौन से अगर हम बात करें, तो सेबी का विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विनियमन जो 2019 का, जो कहता है कि एफपीआई पर निवेश की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। वहीं फेमा की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो कि एफपीआई को प्रतिबंधित करने वाला पहला कानून है। दूसरा आप देखोगे पीएमएलए, यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और शोधन निवारण रिकॉर्ड्स रख रखाव अधिनियम 2005। ये तीन प्रमुख नियम हैं जिसके माध्यम से एफपीआई पर रेगुलेशन होता है सेबी के द्वारा। लेकिन बात आएगी एफडीआई और एफपीआई की, तो एक सामान्य भाषा में बात करें, हालांकि यहाँ पे दूसरे देश में ही इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है एफडीआई के अंतर्गत, तो एफडीआई के अंतर्गत वो कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री के अंतर्गत जो है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और जो कि 10% या 10% से अधिक होगी। अर्थात एफडीआई की जो सबसे बेसिक कंडीशन है कि जब भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 10% से अधिक होगा। मान लेते हैं कि अगर कोई कंपनी है भारत में जो कि 100 रुपए की कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका 10% हो गया 10 रुपए। तो अगर कोई विदेशी देश, यानी यूएस से अगर कोई देश आता है, यूएस से कोई कंपनी वाला मालिक आता है, वो कहता है भाई मैं 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा तुम्हारी इंडस्ट्री में, या मैं 20 रुपए का करूंगा, तो उसमें एफडीआई कहेंगे। अगर वो कह दे कि नहीं मुझे केवल 8 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसे हम एफडीआई नहीं कहेंगे बल्कि हम एफपीआई कहेंगे। और दूसरी चीज जो एफपीआई होती है वो सामान्यतः स्टॉक मार्केट में होती है, जिसे हम लोग फाइनेंशियली, कौन सी, फाइनेंशियल एसेट कहते हैं, अर्थात की वित्तीय परिसंपत्ति कहते हैं। वो किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि वो किसी वित्तीय परिसंपत्ति, जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, दिल्ली राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज हो गया, यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग शेयर मार्केट में। और इनका इन्वेस्टमेंट सामान्यतः बॉन्ड के रूप में हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में हो सकता है, जो 10% से कम होता है। क्लियर है यहाँ पे बात? आगे देखते हैं यहाँ पर कि ये सक्रिय निवेशक होते हैं क्योंकि हमेशा प्रॉफिट के लिए करते हैं, जबकि ये निष्क्रिय निवेशक होते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, इसलिए इसको एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट होते हैं, और जबकि अप्रत्यक्ष होते हैं। इन पे अत्यधिक नियंत्रण होता है, इन पे बहुत कम नियंत्रण होता है, और ये दीर्घकालिक निवेश होते हैं। अगर इन्होंने आज किसी कंपनी में, मान लो कि एलजी कंपनी में किसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो एक दिन के लिए नहीं होगा, कम से कम 10 साल, 5 साल, 6 साल के लिए होगा। जबकि इनका क्या होता है, अल्पकालिक होते हैं, 2 दिन, 1 दिन, 1 महीना, 4 महीना, इसके लिए होता है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो ये भौतिक परिसंपत्ति, इट मींस की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि एफपीआई फॉरेन जो फाइनेंशियल एसेट होती है यानी स्टॉक मार्केट, वहां पर करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे, ये स्थिर होती है, जोखिम इसमें स्थिर होता है, और ये इसमें परिवर्तनशील होता है जोखिम। यहां पर एफपीआई से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर अगर हम बात करें, उस पर ध्यान दें, तो प्रेस नोट, पार्टिसिपेटरी नोट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेस नोट 3 जो है, इनकी शर्तों का उल्लंघन किया जा सकता है, ऐसा सेबी कह रही है। क्या बात थी? क्योंकि जब कोविड-19 हो रहा था 2020 के दौरान, तो सारा देश, सारी दुनिया जो है कि कोविड से निपटने की तैयारी में जुटी हुई थी, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स थे उसकी तैयारी में लगी हुई थी, और किसी का ध्यान भी शेयर मार्केट की तरफ या इकोनॉमी की तरफ नहीं जा रहा था। पहला ध्यान था कि लोगों की जान बचाई जाए, लोगों को सुरक्षित रखा जाए किसी भी देश के लिए। भारत भी वही कर रहा था, और ऐसे में जो कोविड-19 को फैलाने वाला, जो वायरस फैलाने वाला जो चाइना देश था, वो उसी दौरान इस चीज का लूप हॉल्स निकालते हुए कोविड-19 के दौरान उसने एचडीएफसी बैंक में काफी शेयर खरीद लिए, और एचडीएफसी पे एक बहुत बड़ी होल्डिंग उसने प्राप्त कर ली। ऐसे में तुरंत भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि भारत के साथ जितने भी देश बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकारी मार्ग ही केवल चुनना पड़ेगा। केवल सरकारी मार्ग का मतलब होता है दिल्ली रूट है। दिल्ली रूट मतलब हो गया कि दिल्ली की गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी होगी, अर्थात केंद्र सरकार से, तब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चाइना पहले क्या कर रहा था, ऑटोमेटिक रूट अपना रहा था। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है मुंबई में आप चाहे तो सेबी को इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्फॉर्म कर सकते हो, उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती इन्फॉर्म करने की। और इस वजह से जो है कि चाइना ने बहुत सारे एचडीएफसी के शेयर खरीद लिए थे। तो तभी भारत ने कहा, क्योंकि भारत को पता था कि चाइना ही एक ऐसा देश हो सकता है जहां से कंपनियां हमारे देश की जो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगी।
ठीक है। तो इसने तुरंत कहा कि भारत से जितने भी देश बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वो केवल सरकारी मार्ग से ही कर सकते हैं, और यही होती है PN3 शर्त। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश होते हैं इन पे ये लागू नहीं होता है, और इस वजह से FPI मार्ग का दुरुपयोग किया जा सकता है, जो कि PN3 की शर्तों से बचने के लिए। अर्थात कि अगर जो चाइना से भी अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करेगा जो 10% से कम करेगा, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो भारत सरकार से जो है कि परमिशन ले, वो ऑटोमेटिक रूट से भी आ सकता है, क्योंकि वो PN3 की शर्तों से बचना चाहेगा। और दूसरा, सेबी ने कहा है कि जो भी संबंधित पार्टी होगी RPT, इसके प्रकटीकरण में विफलता हो रही है इस वजह से, और इसके संदर्भ में सेबी की जो प्रस्ताव है इसे रेगुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले FPI का इसने वर्गीकरण किया। एक तो होती कम जोखिम वाला, जो सामान्यतः इकाइयां, कंपनियां जैसे केंद्रीय बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड्स होते हैं, ये होते हैं। दूसरे मध्यम जोखिम वाले होते हैं, जैसे पेंशन फंड्स हो गए, पब्लिक रिटेल फंड्स हो गए, ये सब। ऐसे फंड्स निवेशक बहुत अधिक संख्या में होते हैं, उनकी पहचान सरल नहीं होती है। लेकिन जो हाई रिस्क वाले होते हैं वे अन्य सभी निवेशक जो उपयुक्त दोनों श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि कम और मध्यम जोखिम में नहीं आते, बल्कि वो हाई रिस्क वाले होते हैं। और ऐसे में हाई रिस्क वालों के लिए पारदर्शी तरीके से पहचान करने के लिए ही सेबी ने स्पष्ट कहा है कि भाई अतिरिक्त आपको प्रकटीकरण देना पड़ेगा जोखिम वाले FPI जितने भी हैं। अर्थात वो कहती है कि अगर उनका किसी भी कंपनी में निवेश है या कितनी धनराशि तक है, या उनके बीच में क्या एग्रीमेंट है, कितनी सीमा तक है, ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन बात यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि जो हाई रिस्क FPI होगी, इसका कैटेगराइजेशन कौन करेगा? इसको सेबी ही प्रमाणित करेगी कि हाँ, ये वाली जो FPI है, A वाली या B वाली या C वाली या कोई भी, ये FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये ज्यादा रिस्की है भारत के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, यानी इसको हाई रिस्क में डाल दो और इसकी पूरी जानकारी कलेक्ट करो। इसका जो है कि कैटेगराइजेशन सेबी कर रहा है, और अर्थात सेबी ही फाइनलाइज करेगा कि हाँ, ये हाई रिस्क में है या लो रिस्क में है या मीडियम रिस्क में है, तो इसका फाइनलाइजेशन भी वही करेगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया FPI के बारे में, और अब अगला टॉपिक हमारा जो कॉर्पोरेट ऋण बाजार है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। लेकिन अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे कि सेबी ने अभी एक व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। एक तो निवेशक सुरक्षा कोष के लिए, और दूसरा है निवेशक सेवा कोष के लिए। इट मीन्स कि इन्वेस्टर सर्विस फंड्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन दोनों से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सेबी ने क्या गाइडलाइन जारी की है कि स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपोजिटरी द्वारा देखरेख किए जाने वाले IPF और ISF के लिए एक व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए। IPF मतलब हो गया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कोष हो गया, और ISF का मतलब हो गया इन्वेस्टर सर्विस कोष हो गया, मतलब फंड हो गया। तो अगर एक एक करके जानेंगे कि IPF क्या होता है, तो भाई इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था कि स्टॉक एक्सचेंज के जो भागीदार होते हैं, जैसे भागीदार कौन कौन होता है, एक होता है स्टॉक का ब्रोकर और दूसरा होता है निवेशक। जैसे मान लीजिए कि आपको इस स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीद रहे हो या कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसके निवेशक हो गए। और वहां पे जो ब्रोकर होते हैं, जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, आपके जो है कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डील करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो वो ब्रोकर हो गए। उनके भी हितों को सुरक्षित करने के लिए IPF की स्थापना की गई थी। और सामान्यतः जितने भी स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरी हैं, ये सभी IPF की स्थापना करेंगे, जिससे स्टॉक ब्रोकर और निवेशक दोनों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। अब सभी स्टॉक एक्सचेंज में अभी जो मैंने आपको बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और भी जो 2-3 स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो सभी के सभी क्या करेंगे, इसकी स्थापना करेंगे, ताकि स्टॉक ब्रोकर और जो निवेशक हैं उनके हित बच सके। और इसी में अगर हम डिपॉजिटरी की बात करें, तो वो क्या होता है, वो सामान्यतः एक वित्तीय संस्थान होते हैं, एक तरीके से संगठन होते हैं, जो जितने भी फाइनेंशियल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो लिखित होते हैं, उनकी डिपॉजिट स्वीकार करता है। जैसे वो स्टॉक हो गए या बॉन्ड हो गए, इनके जैसे जो लिखित होते हैं, इनको खरीदने और बेचने में सहायता करते हैं। तो ये होगा डिपॉजिटरी। और साथ में जो मैंने आपको बताया, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ये दोनों को ही एस्टैब्लिश करना होता है कि निवेशक और स्टॉक ब्रोकर की हितों की सुरक्षा की जा सके। जैसे भारत में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे CDSL हो गया, NSDL हो गया, यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हो गया। क्योंकि डीमेट खाते जितने भी खोले जाते हैं भारत में, देखो डीमेट खाते क्या होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में शेयर वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, तो वो डीमेट खाते में ही दिखाए जाते हैं कि हाँ, आपके पास जैसे आपका एक सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, SBI में, PNB में, तो आपके उसमें क्या दिखाई देते हैं कि भाई पैसे दिखाई देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना नहीं है। लेकिन डीमेट अकाउंट होता है जो सैलरी अकाउंट ना होके, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो शेयर मार्केट होते हैं, शेयर वगैरह दिखाए जाते हैं। और इसमें जो है कि दो ही जो डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL, तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इन्हीं दोनों में ही केवल डीमेट अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। प्रशासन की बात करेंगे तो IPF के प्रशासनिक कामकाज की देखरेख इसी उद्देश्य से अलग अलग ट्रस्टों द्वारा की गई। वहीं पृथक
जो निधि होती है, यानी इसमें क्या होता है, आईपीएफ में धनराशि पूरी तरह से अलग रहनी चाहिए और आईपीएफ में क्रमशः जैसे स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी किसी की भी देयता से मुक्त हो सकती है, यानी ये लायबिलिटीज होती है वो आईपीएफ में मुक्त हो सकती है। समीक्षा की बात करेंगे तो इनकी जो स्टॉक एक्सचेंज और जो डिपॉजिटरी होते हैं यह सुनिश्चित करते हैं कि अर्धवार्षिक समीक्षा करेंगे और आईपीएफ के पास जो राशि होनी चाहिए उचित स्तर पे है या नहीं है, तो इसके बारे में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी है, जो अपनी अपनी आईपीएफ को ओपन करेंगे तो इसमें वो एक हाफ ईयरली बेस पे रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे। अब आईपीएफ में अगर हम अंशदान की बात करें तो कैसे होता है, तो समझिएगा जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी जो कंपनीज हैं, जो शेयर मार्केट है, जो लिस्टिंग शुल्क होता है उनका 1% जो है कि आईपीएफ में अंशदान करना होता है। या दूसरी भाषा में बात करें कि जो भी आम जनता के लिए जो आईपीओ लॉन्च करती हैं कंपनियां, जारीकर्ता कंपनी होती हैं, वो 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट पर प्राप्त जितना भी ब्याज होगा उसका 100% जो है कि इसमें शामिल करेंगे। या फिर सेबी के द्वारा नियमों का पालन अगर कोई नहीं कर रहा है, ट्रेडिंग करने वाले सदस्यों, सूचीबद्ध कंपनियों से जुर्माना जो वसूला जाता है वो भी आईपीएफ में अंशदान होता है। या आईपीएफ से किए गए किसी भी निवेश पर प्राप्त ब्याज या आय का कम से कम 70% तो इसमें मतलब अंशदान करना पड़ता है। डिपॉजिटरी के लिए क्या नियम है कि कहा जा रहा है डिपॉजिटरी के जो कामकाज हैं उनसे प्राप्त लाभ का 5% लगभग इसमें डाला जाएगा और प्राप्त सभी जुर्माने वगैरह दंड आ जाएंगे और किसी भी निवेश से जो प्राप्त ब्याज या आय होती है वो सारा का सारा डिपॉजिटरी में डाल दिया जाता है। उपयोग का क्या मतलब होता है, आईपीएफ के क्या उपयोग हो सकते हैं। पहले तो बात, ट्रेडिंग मैनेजर्स के ग्राहकों को वैध निवेश दावों का निपटान करना और निवेशकों को अंतरिम राहत संबंधी भुगतान किए जाते हैं। वहीं निवेशक शिक्षा और निवेशक जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाए जाते हैं, ये सभी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आईएसएफ की, यानी इन्वेस्टर्स जो सर्विस फंड होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो उद्देश्य होता है कि निवेश करने वाली जनता को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करना, जैसे निवेशक की शिक्षा देना, जागरूकता कार्यक्रम देना, कंपनियों की जानकारी का प्रसार करना। इट मीन्स कि जो निवेश करने वाली जनता है, जैसे मान लो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ सर्विसेज दी जाएंगी कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, स्टॉक मार्केट की क्या नॉलेज होती है, इसके लिए आपके लिए कुछ जागरूकता कार्यक्रम चलाए थे। या किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस कंपनी की डिटेल बताई जाती है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कब वो शुरू हुई थी, क्या उसका शेयर मार्केट का प्राइस रहा है, उसकी हिस्ट्री कैसी है कि वो टिक पाएगी कि नहीं, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। अगर आईएसएफ के लिए जो वित्त पोषण होगा तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होंगे उनको आईएसएफ के लिए प्राप्त लिस्टिंग शुल्क का कम से कम 20% निवेश करना होगा, जबकि मैंने बताया था आईपीएफ के लिए 1% था, ठीक है, लिस्टिंग के लिए। और 20% निवेश करने वाली जनता को सेवाएं प्रदान की जाएंगी, आईएसएफ के लिए ये है। दूसरा, आईएसएफ की जो निगरानी है वो विनियामकीय निरीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा, जैसे स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विनियमन 2018 द्वारा जितने भी घोषित बाजार अवसंरचना संस्थानों के लिए 7 समितियों में से एक माना जाएगा। वहीं जो इसके उपयोग होंगे कि निवेशक शिक्षा और निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, और कोष को कम से कम 50% हिस्सा टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में खर्च किया जाएगा। जो भी आईएसएफ में जितने भी पैसे कलेक्ट होंगे उनका 50% हिस्सा टीयर 2 टीयर 3 शहरों में खर्च किया जाएगा, और मध्यस्थों के प्रशिक्षण के बारे में भी। वहीं निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा कोष आईपीईएफ की बात करें तो सेबी ने इसे 2007 में शुरू किया था, जो कि 2009 के तहत विनियमित किया गया, और निवेशकों की सुरक्षा और निवेशकों के लिए शिक्षा जागरूकता बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी कुछ खास नहीं था कि जहां से यूपीएससी कोई प्रश्न बनाए, आपको पढ़ना होगा तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, मैं इस पीडीएफ को पोस्ट कर दूंगा। जब इकोनॉमिक्स की क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरीके की जो अंडरलाइन पीडीएफ आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखे हुए, तो वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हो और इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। आज थोड़ी सी हमारी क्लास लंबी रहेगी, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि इसको भी 1 से 2 क्लास में कंप्लीट करूं, और एनवायरनमेंट को भी मैं सोच रहा हूं इसके पैरेलल ही शुरू कर दूं, ताकि जो आपकी पीटी 365 आ चुकी हैं लगातार उसको भी कवर करें जल्दी से जल्दी। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इस बार पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया, ठीक है। एक्सचेंज रेट इन मतलब मैनेजमेंट इन इंडिया कि $1 के बदले कितना रुपए आपको देना पड़ेगा। जैसे करंट की स्थिति बात करें तो आज अगर आप देखोगे तो कितना होगा, 80 रुपए, 81 रुपए, 82 रुपए के आसपास होगा। तो $1 के बदले आपको कितना रुपए देना पड़ता है, यानी अगर आप चाहते हो कि मुझे $1 खरीदना है तो मैं कितना रुपए इन्वेस्ट करूं। तो इसी को हम विनिमय दर के बारे में बात करते हैं। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो होती है जो सरकार पूरी तरीके से रेगुलेट करती है, दूसरी बाजार की डिमांड पे होती है, तीसरी बाजार से तो चलती है लेकिन जरूरत पड़ने
पे उसमें सरकार इंटरफेयर कर सकती है। तो अगर हम बात करें कि जो भारतीय रुपए का सापेक्ष वैल्यूएशन देखा था, सापेक्ष वैल्यू मतलब किसी करेंसी के बिहाफ पर कितना है, तो प्रमुख व्यापारिक जो साझेदारी देश वाली मुद्रा है इसकी तुलना में लगभग 2 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप हुए और घरेलू मुद्रास्फीति के अधिक रहने के कारण ऐसा हुआ है। अब प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में अगर हम बात करें तो डॉलर की बात करें, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम व्यापार या तो अपने भारतीय करेंसी में करते हैं या फिर डॉलर में करते हैं। सेकंड के बाद जो है कि थर्ड नंबर आता है, जैसे हम रूबल में कर लेते हैं, रशिया के साथ दिनार में कर लेते हैं या रुपए में कर लेते हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट करेंसी है, पहली तो हम इंडियन करेंसी में करने की कोशिश करते हैं, सेकेंडरी हम डॉलर में करते हैं। तो जो डॉलर की अपेक्षा भारतीय वैल्यू है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। इट मींस कि $1 को खरीदने के लिए हमें 82-83 रुपए पेमेंट करना पड़ गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आरबीआई ने भी बहुत बार हस्तक्षेप किया, साथ में घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति यानी महंगाई बहुत अधिक थी। तो करेंसी वैल्यूएशन होता क्या है, पहले तो हमें यह समझना होता है किसी भी देश की। तो देखिए, एक मुद्रा के किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष कीमत या मूल्य के निर्धारण की एक प्रक्रिया है। मतलब कि एक मुद्रा हमारी हो गई रुपए और एक दूसरी मुद्रा हो गई डॉलर, इसके सापेक्ष में कितनी करेंसी की हमारी वैल्यू है, इसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि एक विनिमय दर का वैल्यू होता है कि भाई $1 के लिए आपको कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा। और ये कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे ब्याज दर क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, पूंजी निवेश क्या है, मुद्रा की आपूर्ति कैसी है। अब मान लेते हैं कि अगर भारत में डॉलर की आपूर्ति बहुत आसानी से, बहुत इजीली जो है कि सभी को मिल सकता है, तो क्या $1 के लिए कोई 80 रुपए पेमेंट करेगा? कहेगा कि नहीं भाई, तू अगर मुझे 80 रुपए में दे रहा है तो मैं तो पड़ोसी से 70 रुपए में ले लूंगा। पड़ोसी कहेगा मैं 70 छोड़, मैं तो 50 रुपए में दे दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम 50 रुपए दे के ही $1 को खरीद लेंगे। लेकिन कब? जब डॉलर की आपूर्ति अधिक होगी। लेकिन हमारे देश में डॉलर की आपूर्ति जब कम है तो $1 के लिए हमें 80 से 85 रुपए तक देना पड़ रहा है। ये वही तो चीज हो गई कि चीजें एक है और खरीदने वाले कई हैं, डिमांड कई है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में भी मुद्रा की आपूर्ति अगर नहीं है तो भी विनिमय दर प्रभावित होगी। अब भारत में जो विनिमय दर का निर्धारण होता है वो 2 तरीके से होता है। आपने नीर और रीर करके 2 शब्द सुने होंगे इकोनॉमिक्स में। एक होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है, दूसरा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है, जिसको नीर और रीर कहा जाता है। नीर क्या होता है? जो द्विपक्षीय विनिमय दरों का एक भारित औसत होता है। औसत होता है, इसके जरिए हम विदेशी मुद्राओं की एक बास्केट की तुलना में घरेलू मुद्रा के औसत के सापेक्ष मूल्य का माप करते हैं। तो नीर में क्या होता है, एक भारित औसत ले लेते हैं, जितनी विदेशी मुद्राएं होती है जो हम प्रयोग करते हैं उसकी बास्केट की तुलना में घरेलू मुद्रा को देखते हैं। जबकि वही रीर की बात करेंगे तो घरेलू मुद्रा का अन्य देश की मुद्राओं की एक बास्केट के सापेक्ष भारित औसत होता है। घरेलू देश उसके व्यापारिक भागीदारी देशों के बीच वस्तुओं के मूल्य स्तर या मुद्रास्फीति के स्तर को समायोजित करता है। तो ये हो गया रीर और एक हो गया नीर। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि विनिमय दर कैसे निर्धारित होता है, कैसे पता चलेगा कि हम $1 के लिए हम 80 रुपए पेमेंट करेंगे। तो 3 प्रकार से विनिमय दर का यानी एक्सचेंज रेट जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली तो होती है एकदम फिक्स, ठीक है, जो कि नियत होती है यानी स्थिर या निश्चित। इसमें सामान्यतः क्या होता है कि एक मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्रा या अन्य मुद्राओं की बास्केट या सोने जैसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण से तय होती है। जिसमें क्या होता है कि आरबीआई जो होती है या यूं कहे कि किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, ये इसको नियत बनाए रखने के लिए समय समय पर हस्तक्षेप करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आपको $1 खरीदने के लिए केवल 40 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी डिमांड हो। चाहे मैं कहूं कि यहाँ पे डॉलर इतनी आसानी से मिल जा रहा है कि आप चाहे 20 रुपए पेमेंट करके ही डॉलर ले लोगे, लेकिन नहीं, आरबीआई कह रहा है या कोई भी सेंट्रल बैंक कह रही है कि आपको $1 खरीदने के लिए न्यूनतम 40 रुपए का ही पेमेंट करना है, उससे कम का नहीं करना है। या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि $1 के लिए ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि आपको 80 रुपए देने पड़े, लेकिन आरबीआई कह रही है कि नहीं भाई, आपको केवल 40 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो ऐसे में डॉलर की कहीं ना कहीं स्थिति या तो बढ़ सकती है, घट सकती है, भारतीय करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। तो ये बहुत खराब स्थिति होती है, इसलिए भारत में इसका प्रयोग नहीं होता है। दूसरा होता है लचीली या फ्लोटिंग करते हैं, जो कि फ्लोटिंग या तैरती हुई विनिमय दर के रूप में जाना जाता है। ये बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। बाजार की शक्ति का मतलब होता है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, या दूसरी भाषा में कहें डिमांड और सप्लाई, अर्थात मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी। जो सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मुद्रा की मांग कितनी हो रही है, आपूर्ति कितनी होती है, इससे निर्धारित की जाती है। और इसमें जो सेंट्रल बैंक होती हैं वो विनिमय दर के लिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती हैं, बाजार के अनुसार चलती है। मान लीजिए कि अगर
मैं कहूं कि आपको पिछले एक साल में आपने $100 की डिमांड की और मार्केट में $100 थे भी, आराम से मिल सकते थे, तो आपने उसके लिए ₹20 ₹30 पेमेंट करके एक एक डॉलर को खरीद लिया। लेकिन मैं कहूं कि पिछले साल आपको आवश्यकता थी $100 की, लेकिन अर्थव्यवस्था में हमारे केवल $70 थे, इसके लिए आपको ₹100 पेमेंट कर सकते हो या ₹90 पेमेंट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा कि डिमांड कैसी है और सप्लाई कैसी है। तो हमारे यहाँ भारत में इसका भी प्रयोग नहीं होता, फिक्स का भी नहीं होता, फ्लेक्सिबल का भी नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ भारत में जो प्रयोग होती है वो मैनेज्ड होती है। मैनेज का मतलब कैसे होगा? ये एक ऐसी प्रणाली है कि मुद्रा का मूल्य जो है मुख्य रूप से बाजार की शक्तियों अर्थात कि डिमांड और सप्लाई से ही निर्धारित होता है, लेकिन कभी कभी जो एक्सचेंज रेट होती हैं इसको स्थिरता प्रदान करने के लिए या इसे प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा या सरकारों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। अर्थात यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मुख्य भूमिका तो है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि $1 खरीदने के लिए हमें ₹200 तक देना पड़ जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए और इसे ₹80, ₹82, ₹85 तक कंट्रोल करने के लिए कभी कभी सरकारों को प्रयोग करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है आरबीआई को। ऐसा ना हो कि $1 का प्राइस इतना अधिक हो जाए कि हमारे रुपए की एकदम औकात गिर जाए। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए भारत में प्रबंधित विनिमय दर जो यूज की जाती है कि समय समय पर इसको हम हस्तक्षेप करके रोक सके। अब बात करेंगे अन्य प्रमुख आर्थिक घटकों पर विनिमय दर का प्रभाव क्या पड़ता है, किस किस क्षेत्र पे प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज मुद्रास्फीति की बात करेंगे। अधिमूल्यन यानी अधिक मूल्य वाली मुद्रा आयातित वस्तुओं और सेवाओं की लागत को कम करके मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान करती है। अब इसको समझने वाली बात है कि अगर मान लो $1 की कीमत कितनी है? ₹90 है। मैंने ये कहा कि $1 की कीमत कितनी है? ₹90 है। तो मुझे ये बताइए कि मान लेते हैं कि अमेरिका से मैंने कोई एक सामान मंगाया, ध्यान से समझना, या आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हो कि आप एक व्यापारी हो और अमेरिका से आपने या इंग्लैंड से या जर्मनी से कहीं से भी आपने एक सामान मंगाया और जिसकी कीमत कितनी है? जिसकी कीमत है $5। ठीक है, $5 का मतलब हो गया कि आपने लगभग ₹450 जो है कि पेमेंट किए। कितने रुपए पेमेंट किए? ₹450। तो नो डाउट आप उसे भारत में कम से कम ₹500 बेचने की कोशिश करोगे। भारत में तो इंडियन करेंसी में बेचोगे। इट मीन्स कि जो चीज आपने ₹450 खरीदी उसे ₹50 का प्रॉफिट भी तो लोगे, तो ₹550 की बेचोगे। ये हो गया। इस स्थिति में क्या है? भारत की मुद्रा कमजोर है और डॉलर मजबूत है। मैं अगर कहूं कि $1 अगर आपको मिल रहा है केवल ₹40 में, ठीक है, अब आपने वही सेम सामान खरीदा $5 का, तो भारत में वो कितने रुपए का आया? आपको मिला ₹200 का, ठीक है, और आपने भारत में कितने रुपए का बेच दिया? ₹250 का ही। तो जो सामान पहले ₹500 का बेच रहे थे वो अब घट गया कि नहीं घट गया? मुद्रास्फीति कम हो गई। यानी अधिमूल्यन का मतलब होता है जो अधिक मूल्य वाली, अगर हमारी वैल्यू अधिक है डॉलर की अपेक्षा, भाई हम ₹80 में जो है कि $1 खरीद रहे थे, आप ₹40 में खरीद रहे, यानी हमारी औकात बढ़ गई, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, यानी हमारी पावरफुल मुद्रा हो गई, तो हम मुद्रास्फीति को कम कर लेंगे। ब्याज दरों की बात करें तो स्थानीय मुद्रा की मजबूती को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकें ब्याज दरों को कम भी कर सकती हैं। आर्थिक समृद्धि को भी इससे फायदा होता है और व्यापार क्षेत्र और पूंजी प्रवाह, ये सभी चीजें आकर्षित होती है। अब जैसे पूंजी प्रवाह की बात करूं मैं, तो अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती हैं, क्योंकि निवेशक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से उच्च रिटर्न की अपेक्षा करते हैं, हाई रिटर्न की अपेक्षा करते हैं। यहाँ पर एक ग्रेसम का नियम मैं बताना चाहूंगा आपको, जो पूछ सकता है डायरेक्टली, जो है कि यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में। ग्रेसम महोदय ने कहा था कि इस नियम के अनुसार एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली को अपनाने पर जो बैड मनी होती है ना, वो गुड मनी को चलन से बाहर कर देती है। यानी कि जो बेकार मनी होती है, जो बेकार पैसा होता है, वो अच्छे पैसे को बाहर कर देता है। और जिस मुद्रा के मूल्य का निर्धारण बाजार मूल्य से कम पर होता है, वह मुद्रा प्रचलन से बाहर हो जाती है। यानी जिसकी डिमांड और सप्लाई कम होती है वो सामान्यतः मार्केट से बाहर हो जाती है। और डॉलर की हमेशा डिमांड और सप्लाई ज्यादा बनी रहती है, इसीलिए ये मार्केट में रहती है। जबकि आप देखोगे चीनी युआन जो होता है, चाइना का जो रेनमिनबी होता है, या पौंड की बात कर लो, येन की बात कर लो, क्या इसमें आपने कभी सुना है कि मार्केट में, बाजार में व्यापार होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिमांड इसकी है ही नहीं, डिमांड बल्कि डॉलर की है, इसलिए ये मार्केट में रहती है। बाकी सारी मुद्राएं चलन से बाहर हो जाती है। तो जो अधिक मूल्य वाली मुद्रा होती है इसके प्रचलन में रहती है और पर्याप्त लेकिन खरीदार नहीं मिल पाते हैं। क्लियर ये बात? अब यहां पर हम देखेंगे विदेशी व्यापार नीति जो 2023 में शुरू की गई है, FTP यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्या है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति 2023 को अधिसूचित किया। तो पहला ही प्रश्न पूछेगा कि जो विदेश व्यापार नीति है, क्या उसको विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया या फिर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो विदेश देखकर आपको फॉरेन मिनिस्टर का नाम नहीं याद रखना, फॉरेन मिनिस्ट्री को याद नहीं रखना, बल्कि ट्रेड पे फोकस किस पे हो रहा है? व्यापार पे हो रहा है। और व्यापार का काम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देख।
तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा इसे अधिसूचित किया गया और ये जो शक्ति थी ये विदेश व्यापार विकास विनियमन की अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त थी ये शक्ति, और जिसमें व्यापार की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही और निर्यातकों के साथ विश्वास और साझेदारी जैसे सिद्धांतों को अपनाया गया है कि जो व्यापार की आवश्यकता उसके प्रति हम रेस्पॉन्स करें, और जितने भी हमारे जो निर्यातक हैं जो नए नए सामान को जो है कि विदेशों में बेचते हैं भेजते हैं उनके साथ विश्वास भी रखें और साझेदारी भी। वहीं कोविड-19 महामारी और भू राजनीतिक परिदृश्य के कारण आप देखोगे कि मार्च 2023 तक इसे और बढ़ा दिया गया। हालांकि इस दौरान निर्यात जो है कि अपने उच्च स्तर पर रहा, चाहे वो वैक्सीन के बारे में हो, चाहे हेल्थ इक्विपमेंट के बारे में, मेडिकल इक्विपमेंट हो, या फिर खाद्य सामग्री हो, बहुत सारी चीजों के मामले में निर्यात हमारा जो है कि इस समय उच्च स्तर पे था। और नए एफटीपी दृष्टिकोण में 4 स्तंभ पे फोकस किया गया जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसमें ये पहला फोकस किया गया कि प्रोत्साहन से लेकर छूट तक शामिल है। यानी कि जो पीएलआई मैंने आपको बताई थी, पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो दिया जाता है सरकार के द्वारा, और साथ में हम अधिक मात्रा में छूट भी देते हैं यानी कि सब्सिडी देते हैं। वहीं प्रौद्योगिकी, ऑटोमेशन और री इंजीनियरिंग की निरंतर प्रक्रिया के जरिए अधिक से अधिक हम व्यापार की सुविधा डेवलप कर रहे हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हम निर्यातक राज्य और जिले के स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। वहीं उभरते हुए क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं जो ई कॉमर्स के माध्यम से, जिसमें आप देखोगे इस्कोमेट यानी कि स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म और सामग्री, उपकरण, प्रौद्योगिकी, इन सभी का निर्यात भी वगैरह सुव्यवस्थित कर रहे हैं। और अगर हम बात करें भारत में वित्त मतलब कि जो व्यापार प्रोफाइल है 2022-23 की, अगर हम प्रोफाइल को देखना चाहें तो यहां पर आप देखोगे कि वित्तीय वर्ष 2016 की अपेक्षा 2022 और 2023 में लगातार भारत का निर्यात क्या हो रहा है, ग्रो करता जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। अगर हम 2016 की अपेक्षा 22 में देखें तो 55% हो गया और 2023 में देखें तो 74.7% हो गया। तो निर्यात में लगातार ग्रोथ देखने को मिली, 435 से 676 से 760 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हम निर्यात को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अभी 2030 तक का भी भारत सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है कि हम लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर के मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करें, जिसमें गुड्स भी रहेंगे और सर्विसेज भी रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि गुड्स और सर्विसेज को 2 ट्रिलियन डॉलर तक निर्यात करना है, 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे सीड्स, ऐसी कौन सी मदें हैं, वस्तुएं जिसको निर्यात किया जा रहा है, तो पेट्रोलियम नंबर 1, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तीसरा चावल, चौथा रसायन और पांचवा ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये 4 से 5 वस्तुएं ऐसी हैं जो सबसे अधिक निर्यात की जा रही हैं। और किन देशों को सबसे अधिक निर्यात की जा रही है, तो चाइना को आयात कहां से किया जा रहा है, तो चाइना से आयात हो रहा है, फिर यूएई से आयात हो रहा है, फिर यूएसए से और फिर रसिया से। ये क्रोनोलॉजी है। और निर्यात हम सबसे अधिक कहां पे कर रहे हैं, यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चीन। तो अब ध्यान देना कि इससे पहले लोगों को पता था कि चीन जो है कि 3rd नंबर पे था, लेकिन अब नीदरलैंड आ चुका है आपका 3rd नंबर पे, जहां से हम निर्यात सबसे अधिक कर रहे हैं, और चाइना 4th नंबर पे आ चुका है। तो ये क्रोनोलॉजी जरा याद रख लेना। और इसको और डिटेल से समझने के लिए यहां पर कुछ अलग अलग सब टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता, जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की ही कुछ हिस्से हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इसके लिए क्या पहल शुरू की गई कि व्यापार की सुविधा कैसे हो और व्यापार सुगम कैसे किया जा सके। तो इस पर व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति जो थी, इसने बात करेंगे कि स्थापना जो इस समिति की गई थी, WTO के व्यापार सुविधा समझौते, जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट के तहत किया गया, और इसके कार्यान्वयन और समन्वय को सरल बनाने के लिए किया गया भारत सरकार के द्वारा। हालांकि TFA की बात करेंगे, ट्रेड फैसिलिटी जो है इसकी बात करें तो ये 2017 में ही WTO ने लागू कर दिया था, जिसका उद्देश्य था कि सीमा पार देशों में लाल फीताशाही के मुद्दे को हल करना और वस्तुओं की सुगम आवाजाही। क्योंकि लाल फीताशाही क्या होती है कि जब भी किसी वस्तु का आयात किया जाता है या निर्यात किया जाता है, तो जो कोस्टल होते हैं या यूं कहें कि जो पोर्ट होते हैं जहां से सामान को भेजा जाता है, जहां पे रिसीव किया जाता है, वहां पे भी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बहुत मामलों में अड़चन कर देते हैं और मार्केट में उस सामान को न तो आने देते हैं न भेजने देते हैं दूसरे देशों में, बल्कि वहां पे लाल फीताशाही, जो कि हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, बहुत सारे नियम कानूनों में उलझा दिया जाता है इन्वेस्टर्स को, जिससे उनका सामान जो है कि पोर्ट पे रखे रखे खराब भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार को सुगम बनाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, WTO के साथ समन्वय किया जा रहा है। वहीं विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा कुछ पहल शुरू की गई, जिसमें निर्यात बंधु योजना है, इलेक्ट्रॉनिक्स आयात निर्यात कोड है, कोडिफिकेशन हो जाएगा, मूल स्थान का ई प्रमाण पत्र होगा यानी ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जिससे ये पता चलेगा कि विशिष्ट दस्तावेज की पहचान संख्या क्या है, और उसके सत्यापन के लिए QR कोड की तरह काम किया जाएगा कि ये ओरिजिनली जो है कि ये सुविधा कहाँ पे हो रही है। और साथ में TEE अर्थात कि टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें
केंद्रों के उत्पादन केंद्रों के विकास और समृद्धि के लिए चुना जाता है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 750 करोड़ रुपए या उससे अधिक के सामान का उत्पादन करने वाले शहरों को टीईई के रूप में मान्यता देनी शुरू कर दी है, और जिसमें क्या होगा कि इन केंद्रों का विकास भी किया जाएगा और इनकी ग्रोथ बढ़ाई जाएगी। लेकिन मत्स्य पालन और कृषि के क्षेत्र में कहा जा रहा है कि अगर कोई शहर न्यूनतम 150 करोड़ रुपए तक का भी जो है कि अगर उत्पादन कर रहा है तो उसे भी हम टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करेंगे। और वहीं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत तंत्र आधारित स्वचालित स्टेट्स होल्डर प्रमाण पत्र भी जारी किए हैं। तो ये सारा का सारा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय कर रहा है। अब वहीं पे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पहल शुरू की गई, जिसमें आप देखोगे कि निर्यात हब के रूप में अब जिले के स्तर पे पहल होगी, यानी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। ठीक है, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिले स्तर पे कई कदम उठाए गए, जिसमें राज्य निर्यात प्रोत्साहन समिति और जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया, यानी राज्य स्तर पे और जिले स्तर पे निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं अगर आप देखोगे डीईपीसी अर्थात कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटीज होती हैं, जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति, इनके द्वारा जिला निर्यात कार्य योजना को भी तैयार किया जाएगा और निर्यात संवर्धन आउटरीच कार्यक्रम को भी शुरुआत की गई है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि राज्य स्तर और जिले स्तर पर भी निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि अगर हम पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात की योजना को देखें, जो पूंजीगत वस्तु होती है इसमें इसका जो उद्देश्य होता है गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और फिर पूंजीगत वस्तुओं के आयात को भी सुगम बनाया जा सके। अब जिसमें पूंजीगत वस्तुओं के आयात और सीमा शुल्क को शून्य रखा जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि कोई ऐसी पूंजीगत वस्तुएं जैसे मान लो कि संयंत्र हो गया, मशीनरी हो गई, उपकरण हो गया, सहायक उपकरण हो गए, इनको भारत में अगर हम आयात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पे जो आयात शुल्क है, जो एक्साइज ड्यूटी है, उसको बहुत न्यूनतम रखो ताकि भारत की आवश्यकताओं के अनुसार हम पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सके। तो यहाँ पे जो सीमा शुल्क है पूंजीगत वस्तुओं पे क्या किया गया, नई फॉरेन पॉलिसी में इसमें जीरो करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, पात्रता की बात करेंगे कि कौन इसका लाभ ले सकेगा, तो देखो विनिर्माता निर्यातकों, व्यापारी निर्यातकों, सेवा प्रदाताओं को इसमें शामिल किया जा रहा है, यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड होंगे वो निर्यातक होंगे, जो व्यापारी होंगे उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को खरीदेंगे वो भी होंगे शामिल, और जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। अब यहाँ पे आप समझ लो कि विनिर्माता निर्यातक कौन होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर होते हैं, जो व्यक्ति स्वयं द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है और निर्यात करने का इरादा रखता है तो उसे विनिर्माता निर्यातक कहते हैं। दूसरा व्यापारी निर्यातक क्या होता है, जो व्यक्ति व्यापार संबंधी गतिविधियों और साथ साथ निर्यात वस्तुओं के निर्यात में संलग्न होते हैं उसे व्यापारी निर्यातक कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये भी पूंजीगत वस्तु के निर्यात को संवर्धन करने के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं। अब जैसे निर्यात संवर्धन की यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, इसका उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा के आय में वृद्धि करना। जितना अधिक हम निर्यात करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। मान लेते हैं कि मैंने अमेरिका में जो है कि 5 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया, तो 5 करोड़ रुपए के बदले में मुझे हो सकता है कि 1 करोड़ डॉलर मिल जाए। मैं एक बात कह रहा हूं, तो डॉलर हमारे यहाँ आया, इट मीन्स की फॉरेन करेंसी हमारी वृद्धि होगी। वही निर्यात के लिए उत्पादन हेतु निवेश को आकर्षित भी किया जाएगा और रोजगार भी। जितना अधिक निर्यात हो रहा है तो निर्यात होने का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन होना, और प्रोडक्शन होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अधिक श्रमिक चाहिए होते हैं, अर्थात कि एम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट करोगे। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कौन बेस्ट होती है और कहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। पात्र इकाइयों में देखेंगे तो वस्तु और सेवाओं के संपूर्ण उत्पादन का निर्यात कौन कौन करता है, तो जैसे निर्यात उन्मुख इकाई हो गई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना हो गई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना हो गई और जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना हो गई। जैसे अब यहाँ पर देखोगे कि डीम्ड एक्सपोर्टर्स की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका क्या होता है, उस लेन देन को संदर्भित करता है जो आपूर्ति यानी निर्यात की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती हैं, यानी कि अगर ये आपूर्ति कर रहे हैं निर्यात भी कर रहे हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ही करेंगे, ये कहीं ना कहीं भारतीय करेंसी में ही व्यापार करेंगे, देश के बाहर नहीं भेजेंगे। जिसका भुगतान किसमें हो रहा है, भारतीय रुपए में हो रहा है या विदेशी मुद्रा में भी हो रहा है, डॉलर में भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो आपूर्ति है, सप्लाई है, वो भारत के अंदर ही रहेगी, देश से बाहर नहीं जाएगी। ऐसे में वस्तुओं के भारत में ही किसी व्यक्ति को बेचा जा सकता है और जिसके पास इन मूल वस्तुओं के लिए आयात के लिए लाइसेंस भी होता है। तो ऐसे में डीम्ड निर्यातक भी होते हैं और डीम्ड आयातक भी यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
अर्थात कि एफटीए ऑफ इंडिया। क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करूंगा मैं, तो देखो मुक्त व्यापार समझौते इसे हम कहते हैं। अभी हाल ही में यूएई के साथ भारत ने यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अर्थात कि द्विपक्षीय निवेश संधि के पर हस्ताक्षर भी किया और उसे अनुसमर्थन भी दे दिया। तो ये किस पे हम चर्चा कर रहे हैं, यूएई के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिसपे द्विपक्षीय निवेश संधि बीआईटी, बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो मैं इन शॉर्ट इनको अब बीआईटी यानी बिट बोलूंगा। तो आप देखो कि बीआईटी एक देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए एक पारस्परिक समझौता होता है। अब क्या होगा कि यूएई की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो वहां पे स्टैब्लिश है, उसमें भारतीय इन्वेस्टर जो है कि अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यूएई की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी सुरक्षा करे, या फिर यूएई की कुछ कंपनी अगर भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी भी तरीके का, तो भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वहां के नागरिक और कंपनियों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। तो ये तो हो गया करंट टॉपिक कि भाई यूएई के साथ हुआ है, लेकिन अब मेन टॉपिक है आपका एफटीए के बारे में बात करेंगे। हालांकि इसके बारे में डॉक्यूमेंट जो आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, उसमें डिटेल से चर्चा की जाएगी। तो अभी इंटरनेशनल रिलेशन का पीटी 365 नहीं आया है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि एफटीए क्या होता है। सामान्यतः ये दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार में जो बाधाएं आ रही हैं उनको समाप्त किया जाएगा। अब जैसे बाधाएं कैसी हो सकती है, टैरिफ लगाने की हो सकती है, आयात शुल्क बढ़ाने की हो सकती है, निर्यात शुल्क जीरो करने की हो सकती है। तो ये अलग अलग प्रकार की बाधाएं होती है जिनकी वजह से आयातक और निर्यातक को जो है कि प्रॉब्लम आती है और संबंधित देशों को नुकसान भी होता है, किसी देश को प्रॉफिट होता है। तो इन समस्याओं को कम करते हुए दोनों ही देशों को प्रॉफिट हो सके, इस तरीके के काम को किया जाता है एफटीए के माध्यम से। तो बाधाएं दूर करते हैं। ये सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को शामिल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एफटीए में आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है कि केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, उसमें गुड्स के साथ सर्विसेज भी शामिल होती हैं। हालांकि एफटीए में आप बौद्धिक संपदा अधिकार हो गया और निवेश हो गया, सरकारी खरीद होगी, प्रतिस्पर्धा संबंधी नीतियों को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये डब्ल्यूटीओ के मानक के अनुसार विभेदकारी माना जाता है, यानी कि गैर कानूनी माना जाता है। डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि अगर आप एफटीए का प्रयोग कर रहे हो तो सभी देश क्या करेंगे, आपस में एफटीए का प्रयोग करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है कि हलचल आएगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी भी आ सकती है। तो ये एक तरीके से भेदभावपूर्ण प्रणाली है। हालांकि एफटीए को विश्व व्यापार संगठन के तहत मान्यता भी दी गई है कुछ जगहों पे, लेकिन कोई देश एफटीए में तभी प्रवेश कर सकता है जब डब्ल्यूटीए समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करे। तो जितने भी भारत या यूएई के बीच में या जहां जहां पे भी एफटीए किए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम डब्ल्यूटीओ के जो नियम होते हैं हम उनका पालन जरूर कर रहे होते हैं। अब जैसे एफटीए की बात करें भारत से, तो भारत ने कितने देशों के साथ किया है, तो देखो कि वर्तमान में 13 देशों या 13 ब्लॉक्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुल मिला के 13 देशों के साथ भारत ने क्या किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। कौन कौन से वो 13 देश है, क्योंकि ये लिमिटेड है, हाल ही में यूएई के द्वारा हुआ है। तो ध्यान देना, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, आसियान और साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया यानी कि साफ्टा और आसियान, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी सारी कंट्रीज है, यानी 11 कंट्रीज हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से पिछले 5 वर्षों में लगभग 20.75% की वृद्धि दर्ज की गई निर्यात में। यानी क्या हुआ कि जितने भी बैरियर्स थे वो सारे बैरियर्स हट गए, आयात शुल्क हट गया, सुविधाएं हट गई, टैरिफ हट गई। इसकी वजह से भारत का निर्यात लगभग 21% की वृद्धि ग्रोथ करता है। अब भारत में कुछ जुड़े हालिया घटनाक्रम को अगर हम कवर करें तो इनोवेटिव डिजाइन की बात करें तो पहली बार यूएई के साथ एफटीए के दायरे में डिजिटल व्यापार को शामिल किया गया। अभी तक क्या था कि हम गुड्स और सप्लाई की बात करते थे, मतलब गुड्स और सर्विसेज की बात करते थे, लेकिन वो भौतिक वस्तु के रूप में होती थी। इस बार हमने डिजिटल व्यापार को भी शामिल किया, तो ये कहीं ना कहीं तकनीकी विकास की एक अग्रणी भूमिका हो जाएगी। एनटीबी का समाधान, अर्थात जैसे अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में नॉन टैरिफ बैरियर से जुड़े हुए मुद्दे थे, तो इसको भी जो है कि समाधान कर दिया गया। सेवा क्षेत्र पर फोकस किया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, जबकि भारत जो है कि सबसे अधिक सर्विस प्रोवाइडर देश है। नेचुरल व्यापारिक भागीदार की बात कर सकते हैं, भारत आसियान एफटीए की बात करोगे तो आसियान ने 2025 तक मौजूदा एफटीए यानी वस्तुओं की समीक्षा करने पर पूरी तरीके से सहमति जता दी है। तो भारत और आसियान देशों में भी एफटीए की अब रिव्यू होंगे 2025 में, और ये पता चलेगा कि हम कितने इससे प्रॉफिट में है। तो ये इंपॉर्टेंट है एफटीए, और कितने देशों से, 13 देशों में, जिसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन है आसियान और साफ्टा, बाकी 11 कंट्रीज हैं। तो उन कंट्रीज के नाम भी याद रहने चाहिए, और लेटेस्ट अभी हाल ही में यूएई के साथ किया गया है। अब इसी में जो मैं अभी आपको बता रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें कुछ बैरियर्स होते हैं, उनको समाप्त किया जाता है। वो प्रशुल्क कौन से होते हैं, जो बाधाएं होती है, तो उसी को हम समझेंगे कि ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स की बात करें
तो देखिए डब्ल्यूटीओ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते बिखराव और विखंडन की बात कही है और उसने स्पष्ट कहा है कि 2015 और 2022 के बीच व्यापार संबंधी शिकायतों में लगभग 9 गुना वृद्धि हुई है, क्योंकि बहुत सारे देश जो है इन नियमों का पालन कर रहे हैं, इन नियमों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से टकराव की स्थिति बढ़ रही है, टकराव की स्थिति बढ़ रही है। तो जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो टैरिफ बैरियर्स की बातें हो रही है वो क्या है, क्या मुद्दे हैं उस पे। तो देखिए जो व्यापार संबंधी बाधाएं होती है, पहले तो हमें ये समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने वाली जो नीतियां होती हैं, जो विनिमय होते हैं, इसके माध्यम से जैसे आप देखोगे टैरिफ लगा दो, प्रशुल्क लगा दो, कोटा लगा दो, लाइसेंस लगा दो, ये सभी ट्रेड बैरियर का हिस्सा बनती है, ये सभी ट्रेड बैरियर के हिस्से में आती है। अब जैसे कोटे की अगर हम बात करें कि भारत जो है कि अमेरिका को 80 क्विंटल गेहूं से अधिक निर्यात नहीं कर सकता, ये अमेरिका ने बैरियर लगा दिया, कोटा यूज कर लिया कि भाई हम विदेशों से या किसी भी देश से या भारत से हम केवल 80 क्विंटल गेहूं अनाज को आयात करेंगे, जबकि अमेरिका में गेहूं की डिमांड ज्यादा है लेकिन फिर भी वो भारत से 80 क्विंटल ही ले रहा है। तो ऐसे में भारत को नुकसान हुआ कि भारत के पास जो 80 क्विंटल गेहूं से अधिक है वो क्या होगा, वो गेहूं खराब हो जाएगा। तो यानी कोटा लगा देना, लाइसेंस ले लेना कि किसी भी सरकारी वस्तु को आयात करने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सभी व्यापार की बाधाएं हैं। अब सोचो कोई व्यापारी है, वो दुनिया से खरीद के सामान अपने देश में ला रहा है ताकि वहां पे लोगों को मिल सके वो सारा सामान, और ऐसे में उसे लाइसेंस हर चीज के लिए लेना पड़ेगा। इट मीन्स कि गवर्नमेंट उसे जानबूझ के क्या कर रही है, परेशान कर रही है, चाहे वो किसी भी देश की हो। तो इसी को हम बैरियर कहते हैं। प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टैरिफ बैरियर, एक होता है नॉन टैरिफ। टैरिफ में क्या होता है, एक प्रकार के टैक्स होता है जो आयातित उत्पादों पर लगता है। अब जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु भारत में आ रही है, कोई भी वस्तु हम भारत में खरीद के ला रहे हैं, जैसे कोई एक 4 व्हीलर है, मर्सिडीज की मैं बात करूं, भारत में आ रही है और भारत में उस पर आयातित उत्पाद पे टैक्स लगाया जा रहा है। वो मर्सिडीज आई थी 5 लाख रुपए की, ठीक है, अब उस पर टैक्स लग गया 4 लाख का, तो 9 लाख रुपए की वो मर्सिडीज हो गई। हालांकि इतने में तो उसका कुछ भी नहीं आएगा, 9 लाख में मिनिमम ही 35 लाख की मर्सिडीज आती मिनिमम, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये टैक्स लगने पे क्या हुआ, 9 लाख रुपए की होगी। ऐसे में लागत का उपभोक्ताओं द्वारा ही तो वहन किया जाएगा। कंपनी तो 5 लाख रुपए में खरीद लाई, लेकिन उसे जब भारत में बेचना हुआ तो 9 लाख रुपए से अधिक बेच रही, क्योंकि 4 लाख का तो टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, है ना, आयातित वस्तुओं पे। तो ऐसे में जो कंज्यूमर है उसको ही तो इसका वहन करना पड़ेगा, और इसी को कहते हैं हम आयातित मुद्रास्फीति, यानी इसको हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। जैसे मान लो क्रूड ऑयल है, हम जो कच्चा तेल खरीद रहे हैं वो अगर हमें महंगा मिल रहा है वैश्विक स्तर पे, और उस पर हम आयातित होने पर जो है कि उस पर हम टैक्स लगा रहे हैं एक बैरल पे, तो कहीं ना कहीं हमें पेट्रोल की कीमत महंगी मिल रही है। यानी 100 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 95 रुपए ऐसे तेल की कीमत मिल रही है, जो कि क्रूड ऑयल क्या हो गया, एक एक्सपोर्टर, यानी कि मतलब इंपोर्ट इन्फ्लेशन कह सकते हैं हम, आयातित मुद्रास्फीति होगी। नॉन टैरिफ में आप देखोगे तो किसी देश में आयात को प्रभावित करते हैं, ये किसी भी देश में आयात को प्रभावित करते हैं, मनमाने ढंग से लगाए जा सकते हैं, व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के नॉन टैरिफ जो बैरियर्स होते हैं, और एक टैरिफ बैरियर्स मैंने आपको बता दिया। हालांकि अंकटाड ने अपनी रिपोर्ट्स में 16 प्रकार के नॉन टैरिफ बैरियर्स को वर्गीकृत किया है, स्पेशली जिसमें तकनीकी बैरियर्स हो गया, गैर तकनीकी बैरियर्स हो गया, निर्यात संबंधी उपाय हो गए। तो ये सभी आपको बैरियर्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रेड बैरियर्स का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर जो ट्रेड बैरियर होते हैं? तो देखो भारत का 80% व्यापार कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर के अधीन ही आता है। भारत से निर्यात होने वाले जो उत्पाद होते हैं उनको नियमित करने के लिए उच्च स्तर पे नॉन टैरिफ बैरियर का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में क्या होती है, गिरावट देखने को मिलती है, या दूसरी भाषा में मैं कहूँ कि निर्यात में गिरावट देखने को मिलती है। और जिस निर्यात को हम $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो निर्यात तभी पहुंचेगा जब इस तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाए जाएंगे। कैसे? अगर हम कहें कि यूरोपीय संघ में अगर हम कोई सामान भेजते हैं भारत के, यूरोपीय संघ के जो भी 28-29 देश है, वहां पे निर्यात की जाने वाली फसल जैसे चाय, बासमती चावल, पशु उत्पाद, रसायन उत्पाद है, इस पे कई प्रकार के अलग अलग जो है कि बैरियर्स लगाए जाते हैं। इस पे क्या कहते हैं, कई प्रकार के अलग अलग बैरियर्स लगाए जाते हैं। जापान को निर्यात करने वाले तिल के बीज, झींगा, दवाइयां, परिधान, चीन को निर्यात करने मांस, मछली, डेयरी, औद्योगिक उत्पाद, संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले फल और झींगा। तो इन पे अगर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है भारत के लिए सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उपाय, उन्नत अर्थव्यवस्था में भारतीय निर्यात के समक्ष मुख्य बाधा है। क्योंकि कई बार होता है कि भारत की किसी भी वस्तु को जब निर्यात किया जाता है तो सामने वाले देश ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ साफ सफाई नहीं होती है, सैनिटरी नहीं होती है, लेबर कराते हो, तुम चाइल्ड लेबर कराते हो, बच्चों से काम करवाते हो। ऐसी स्थिति में हम यूएनओ और WTO के नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे और आपके सामान को नहीं खरीदेंगे।
अब सोचो भारत में छोटे छोटे तबके पे गरीब स्तर के बच्चे हैं, वो बेचारे अपने परिवार के साथ भरण पोषण में योगदान दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब उनके सामान को कोई नहीं खरीदेगा, और क्या नियम दिया जाता है, क्या उल्हाना दी जाती है कि भाई आप बच्चों से श्रम कराते हो, आपके यहाँ साफ सफाई नहीं है, मलिन बस्ती में आपके यहाँ प्रोडक्शन तैयार होता है। तो ऐसी स्थिति में हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं यूरोपीय देश वाले, और हम इन सब चीजों को नहीं खरीदेंगे। तो भारतीय निर्यात के समक्ष एक महत्वपूर्ण बाधा हो गई। कहाँ तो भारत निर्यात करना चाह रहा है, भारत में कौन जो है कि लग्जरी आदमी मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी अपने हाथ से कोई कारीगरी थोड़े करेंगे, भाई साफ सफाई रखते हैं, वो भी तो किसी लेबर से ही कराएंगे, और हो सकता है वो लेबर बहुत गंदी स्थिति में रह रहा हो, बहुत मेडिकली जो है कि हेल्थ इश्यूज उसको बहुत सारे हो। तो ऐसी स्थिति में बाधाएं देखने को मिलती हैं। अंकटाड की रिपोर्ट के बारे में बात करें, अभी जो हमने बताया कि 16 प्रकार के उसने बताए हैं बैरियर्स, तो उसने बताया व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 में उसने कहा कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो तो 2.4% होगी, जबकि भारत की आर्थिक समृद्धि 2023 में 6.6 और 2024 में 6.2 रहेगी। हालांकि अंकटाड की बात करें तो ये 1964 में स्टैब्लिश हुआ था। भारत सहित 195 देश है इसके, और अंकटाड के कार्य मुख्यतः निम्नलिखित 4 क्षेत्रों पर केंद्रित होते हैं। वो 4 क्षेत्र कौन से होते हैं, तो ये हमें समझना होगा कि व्यापार और विकास, निवेश और उद्यम, प्रौद्योगिकी और नवाचार, समष्टि अर्थव्यवस्था और विकास संबंधी नीतियां। ठीक है, ये चीजें जो है कि इसके द्वारा होती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ रिपोर्ट्स भी जारी करता है, ये रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, और रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे व्यापार और विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, सामुद्रिक परिवहन समीक्षा। तो ये महत्वपूर्ण जो है कि अंकटाड की रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जल्दी से जल्दी, अब मैं थोड़ी वीडियो को लंबा बनाऊंगा 1.5 से 2 घंटे की, और जल्दी जल्दी कवर करूंगा। और आज शाम से हम लोग प्री कम मेंस, जो मेंस की मैंने बताई थी क्लासेस शुरू होंगी सोमवार को, वो कल नहीं हो सकी लेकिन आज शुरू होगी, और आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, और 2 से 3 लेक्चर होने के बाद हम तुरंत इसको इकोनॉमिक्स को भी शुरू कर देंगे। PT3 मतलब PT कह रहा हूं मैं, मेंस वाले लेक्चर। तो मेंस में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग इकोनॉमिक को भी यूज करना शुरू कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।